हे दोस्तों, क्या हाल है? एनिमे रॉ यूट्यूब चैनल पर यहाँ मिलेंगे आपको तगड़े एनिमे एपिसोड्स और जबरदस्त चर्चा। अगर एनिमे के शौकीन हो तो ये चैनल है आपके लिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए धमाल मचाते हैं आज के एपिसोड के साथ। तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नई सीरीज, क्योंकि जिस सीरीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो ऑनगोइंग जा चुका है। तो ये सीरीज जॉम्बी टाइप का है। इस सीरीज में हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जॉम्बी वायरस फैल जाएगा और सभी इंसान जॉम्बी बन जाएगा और हमारे हीरो जिसका नाम है झाओ टियानलेई, उसे एक सिस्टम रिंग मिलेगा जिसकी मदद से वो ताकतवर बनेगा और जॉम्बियों को मारकर इंसानियत को बचाएगा। तो बिना किसी देर के एक्सप्लेन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि हमारे इस सीरीज के मेन कैरेक्टर झाओ टियानलेई को पीट रहा होता है। शेन जिनू नाम के एक लड़की की वजह से वो सभी बंदे हमारे हीरो को पीटते हुए भूलता है। हमारे बॉस जिस लड़की को चाहता है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको देखने की? तेरे जैसा एक कचरा चांद को हासिल करने का ख्वाब देखता है। तभी उन सबको कोई रोकते हुए बोलता है बस काफी है। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन सब का बॉस होता है और उसका नाम होता है लिन म्यू। सेकेंड चाइना बिजनेस कॉलेज योंजो के सबसे अमीर स्टूडेंट जो कि कैंपस के एक फेमस गुंडे भी हैं। वो हमारे हीरो झाओ टियानलेई को बोलता है झाओ टियानलेई, हमारे क्लासमेट के रिलेशनशिप के वजह से इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर मुझे फिर से पता चला कि तू फिर से शिन्यू का पीछा कर रहा है तो फिर मैं तेरे दोनों पैरों को तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो उसके चेस्ट पे एक लात मारकर उसको वहीं पे छोड़कर चला जाता है। टियानलेई अपने कपड़े को साफ करते हुए बोलता है मुझे शांत रहना होगा और शांत रहकर इसका बदला लेना होगा। अगर मुझे काम के लिए लेट हो गया तो फिर मैं इस सेमेस्टर के ट्यूशन के फीस एफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। हमें झाओ टियानलेई के बारे में बताया जाता है जो कि एक अनाथ है और वो अपने कॉलेज के पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो उठकर यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उसके पैर के नीचे एक रिंग आ जाता है जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कितना बुरा दिन है, सच में मेरा किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी टियानलेई को एक आवाज सुनाई देता है जो कि बोलता है होस्ट 0 एक्टिवेट हो चुका है, उनके बॉडी को स्कैन करने के लिए इंतजार कर रहा है। टियानलेई हैरानी के साथ बोलता है आखिरकार कौन बात कर रहा है और तभी उसका ध्यान उस रिंग के ऊपर पड़ता है जो कि चमक रहा था। वो आवाज फिर से बोलता है नंबर 0, आप मुझे वर्चुअल गॉड कह सकते हैं। मैं आपके साथ इस रिंग के मदद से बात कर रहा हूँ। आपको वर्चुअल गॉड के द्वारा चुना गया है। अब से आपका कोड नाम 0 है। अब से 16 घंटे बाद इस पूरे अर्थ पर एक BIO वायरस फैल जाएगा। आपका मिशन होगा जॉम्बी को मारना और ह्यूमैनिटी को सेव करना। इस बात को सुनकर टियानलेई थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर उस रिंग को हाथ में लेकर बोलता है अच्छा तो आप समझ में आया, तुम किसी तरह के पिरामिड स्कीम सेल्समैन हो। तुम कहोगे कि मैं इस दुनिया का सेवियर हूँ और जब तक मैं तुम्हें इस रिंग के लिए कुछ पैसा पेमेंट करूंगा तब तक मैं इस रिंग के मदद से इस पूरे वर्ल्ड को सेव कर सकता हूँ, है ना? फिर वो उस रिंग को फेंकते हुए बोलता है क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ? तभी उस रिंग से फिर से आवाज आता है जो कि बोलता है रुको, अगर तुम इस रिंग को पहनते हो तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं आखिरकार क्या कह रहा हूँ। इस बात को सुनकर टियानलेई थोड़ा सोचने लगता है और फिर उस रिंग को अपनी उंगली में पहनते हुए बोलता है चलो ठीक है, मुझे देखने दो कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। उस रिंग को पहनते ही हमें दिखाया जाता है कि वो रिंग टियानलेई के पूरे बॉडी को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। टियानलेई ये देखकर हैरान होते हुए बोलता है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तभी उस रिंग में से आवाज आता है जो कि बोलता है स्कैनिंग कंप्लीटेड। हमें दिखाया जाता है कि इसके वजह से टियानलेई के दोनों आंखें चमकने लगता है और उसको 16 घंटे बाद इस पृथ्वी पे जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ दिखने लगता है। वो अपने सामने बहुत सारे जॉम्बियों को देखता है जो कि लोगों को काट रहा होता है और पूरे दुनिया पर तबाही मचा हुआ है। ये सब कुछ देखने के बाद टियानलेई बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है आखिरकार ये सब क्या था। रिंग में से आवाज आता है जो कि बोलता है आपने अभी अभी जो देखा वो आने वाले एपोकलिप्स का इंफॉर्मेशन है और मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ आपके मेमोरी पे स्टोर कर दिया। इस बात को सुनकर टियानलेई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने उंगलियों में से उस रिंग को उतारने की कोशिश करते हुए बोलता है आखिरकार तुम कौन हो और वो जॉम्बी वो एपोकलिप्स, तुम शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि टियानलेई उस रिंग को अपने उंगली से बाहर निकाल ही नहीं पाता है और वो रिंग रेड कलर पे चमकने लगता है और कहने लगता है वार्निंग वार्निंग, एक बार होस्ट रिंग को पहन लेने के बाद उसको उतार नहीं सकता है वरना होस्ट के लाइफ खतरे में पड़ जाएगा। तो क्या आप इस पर बिलीव करते हैं? एक बार चालू हो जाने के बाद ये रिंग पूरी तरीके से होस्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। बेहतर होगा कि आप अगली बार इस तरह के बेवकूफी भरा हरकत ना करें। टियानलेई बोलता है ठीक है तुम जीते, लेकिन मैं इससे पहले कभी भी एक चिकन को भी नहीं मारा, तो फिर मैं आखिरकार उन जॉम्बियों को कैसे मार सकता
चाहता हूँ। रिंग बोलता है, आप मेरे द्वारा चुने गए इंसान हैं। बेशक मैं आपको खुद के दम पर फाइट करने नहीं दूंगा। आप बस इस रिंग को थोड़ा हिलाइए और अपने मन में कहिए कि स्टार, आपके सामने एक स्टोरेज स्पेस ओपन हो जाएगा। टियानले ये सुनने के बाद रिंग को हिलाते हुए अपने मन में बोलता है स्टार, और तभी उसके सामने एक स्क्वायर शेप में बहुत बड़ा बॉक्स आ जाता है। वो रिंग बताता है इस स्टोरेज स्पेस के अंदर रिसोर्सेस और वेपन्स को एक्सचेंज करने का एक सिस्टम है। आप ज़ॉम्बियों को मार के एक्सपीरियंस पॉइंट और क्रिस्टल न्यूक्लियर कोर को हासिल कर सकते हैं और उनके मदद से बहुत सारे रिसोर्सेस और वेपन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक वायरस एवोल्यूशन की बोतल भी है जो आपके बॉडी और आपके ताकत को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन याद रखे ये तभी काम करेगा जब आप ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो। अगर किसी ने इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर लिया तो फिर वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। टियानले बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब मैं तभी इस चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ जब कोई ज़ॉम्बी मुझे काट ले। इससे पहले मैं इस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर क्या होगा कि मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया और मैं तुरंत ही मारा गया। सिस्टम बोलता है, अगर आपको एक ज़ॉम्बी काट लेते हैं और आप मर जाते हैं तो फिर ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बार आपको सारा इंफॉर्मेशन समझा दिया गया है। सिस्टम बहुत जल्दी सोने जाएगा, तो फिलहाल के लिए सिस्टम को डिस्टर्ब मत करना। टियानले बोलता है, अभी सोने मत जाओ। मैंने अपने सवाल को अभी तक पूरा नहीं किया है। लेकिन आगे से उसको कोई भी जवाब नहीं आता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है टियानले अपने रूम में आकर सारे तैयारियां कर रहा होता है। वो अपने पीछे एक बहुत ही बड़े बैग को उठाकर रखा हुआ है जिसके अंदर उसने बहुत सारे सामान लिया हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि वो उन सामानों को लेकर कहीं पे जा रहा होता है। तभी उसके पास उसका एक क्लासमेट आते हुए बोलता है, टियानले, आखिरकार तुम आज क्लास में क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारे लिए आज छुट्टी ले लिया है। क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? टियानले बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर अपने बैग को उतारते हुए बोलता है, सब लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनो। कल इस वर्ल्ड का एंड होने वाला है। इस पूरे वर्ल्ड में ज़ॉम्बी का कब्जा होने वाला है। ये हमारे डॉर्मेट्री कॉलेज के सबसे सेफ प्लेस है। फिर वो अपने बैग में से बहुत सारे खाना पानी बाहर निकालते हुए बोलता है, अटैक की फास्ट वेव से बचने के लिए बेहतर होगा कि हम यहीं पे छुप जाए और इसके गुजर जाने के बाद कोई रास्ता निकालने का इंतजाम करे। उसके इन बातों को सुनने के बाद उसके सभी दोस्त उसके तरफ देखने लगता है और फिर जोर जोर से गला फाड़ के हंसने लगता है। एक दोस्त बोलता है, बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? आखिरकार तुम किस तरह के बातें कर रहे हो? दूसरा दोस्त बोलता है, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बी वाले गेम खेलते हो, जिसके वजह से तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये दुनिया खत्म होने वाला है। सिर्फ तुम्हारे जैसा एक बेवकूफी इस तरह के पागलों जैसे बातें कर सकता है। वो गोल्डन बालों वाला बंदा टियानले को धक्का देते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि हम इस गरीब बंदे के साथ नहीं रह सकते हैं। उसने इस पूरे घर को बहुत ही ज्यादा गंदा कर दिया है। ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा उस गोल्डन बालों वाले बंदे को बोलता है, चलो हम दोनों इंटरनेट कैफे चलते हैं और वहाँ पर चलकर कुछ ताजे हवा लेते हैं। आज रात हमें यहाँ पर रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो दोनों यहाँ से चला जाता है और उसका मोटा वाला दोस्त बोलता है, टियानले, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम आखिरकार आज इस तरह के बातें क्यों कर रहे हो? टियानले बोलता है, वो बीन, अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो तो फिर आज सिर्फ तुम मेरे बातों को सुनो। वो फनी तरीके से बोलता है, अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरा बॉस हो। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने रूम के गेट के सामने चेयर टेबल सब कुछ लगा के रखा हुआ है और अपने हाथ में झाड़ू पोछा लेकर पूरी रात गेट के सामने जगा हुआ था, जिसके वजह से उन दोनों के आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल बन गया है। बेन बोलता है, टियानले, ऑलरेडी सुबह हो चुका है, तो फिर आखिरकार तुम किसका इंतजार कर रहे हो? टियानले बोलता है, हम अपने सेफ्टी को बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते हैं, लगभग वो वक्त आ चुका है। बेन वहाँ से उठकर जाते हुए बोलता है, नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे बेड पे सोने की जरूरत है। तभी बेन सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, ये झांग जून और लिन लियन होना चाहिए, वो दोनों शायद से वापस आ रहा है। टियानले, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी बोरिंग आदमी ने धोखा दिया होगा। अब सुबह भी हो चुका है और वो दोनों वापस भी आ चुका है, यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। ये बोलकर बेन गेट को खोलने के लिए जाने लगता है और चोइगन अपने रिंग को देखते हुए सोचने लगता है और तभी अचानक बाहर से बहुत ही चीखने चिल्लाने के आवाज आने लगता है और कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए बोलता है, पागल इंसान, जल्द से जल्द मदद करो, गेट को खोलो, हमें अंदर आने दो। टियानले बोलता है, वो सभी आ रहे हैं। बिन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? फिर वो दोनों खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है तो पूरे कॉलेज में चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होता है और वो सभी नॉर्मल लोगों को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। बेन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, टियानले, तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, हमारे सभी क्लासमेट तो ज़ॉम्बी बन गए, आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम भी मर जाएंगे? टियानले बेन को शांत कराते हुए बोलता है, अब ये आउटब्रेक अपने पीक पर चल रहा है, जब तक हम यहाँ पर छुपे रहते हैं और ज़ॉम्बी के जाने का इंतजार करते हैं तब तक उसके बाद हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। बेन अपने बाकी दोनों दोस्तों के बारे में सोचते हुए बोलता है, लेकिन
झांग और लियांग तो अब भी बाहर हैं। क्या हम उन्हें ढूंढने जाएंगे? टियानले बोलता है, मुझे इतना तक पता नहीं है कि हम लोग जिंदा रह पाएंगे या फिर नहीं, और फिलहाल के लिए हम ये भी नहीं जानते हैं कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है। अगर हमने हड़बड़ी में कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर इसमें हमारा जान भी जा सकता है। लेकिन किस्मत से वो ज़ॉम्बी अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है, वो सभी बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहा है। और हम सभी आज सुबह अपने क्लासरूम में सेल्फ स्टडी करने वाले थे, इसीलिए मेरे हिसाब से सभी को अपने क्लासरूम के अंदर ही होना चाहिए। जब तक उन लोगों के पास ज़ॉम्बी से छुपने के लिए कोई जगह मिल जाता है तब तक वो सभी मेरे हिसाब से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन तभी बेन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, नहीं, शेन जिन्यू आज सुबह मूवी शूटिंग के लिए प्लेग्राउंड में जाने वाली थी, इसीलिए मेरे हिसाब से वो सभी लोग उसके शूटिंग को देखने के लिए गया है। टियानले बोलता है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या शेन जिन्यू पब्लिसिटी कैंपेस के लिए विदेश नहीं गए थे? बेन बोलता है, नहीं, मौसम खराब होने की वजह से उसका फ्लाइट कैंसिल हो गया, जिस वजह से उसने टेम्पररी अपने प्लान को चेंज कर दिया। तुम हमेशा उसके ऊपर अटेंशन देते हो, इसीलिए मुझे लगा कि शायद इसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। टियानले बेन के बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और फिर अपने हाथ में एक डंडा लेकर बाहर जाने लगता है। बेन उसको रोकते हुए बोलता है, टियानले आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? टियानले बोलता है, मुझे याद है कि फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में एक फायर एक्स है, अगर किसी तरह वो मुझे मिल गया तो फिर ज़ॉम्बी के खिलाफ लड़ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। बेन बोलता है, लेकिन टियानले बोलता है, एक बार मेरे बाहर जाने के बाद तुम डोर को अंदर से अच्छी तरीके से लॉक कर देना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो फिर तुम्हारे लिए मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगा। बेन टियानले की बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन टियानले उसको जाते हुए बोलता है, अपना ध्यान रखना। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी बेन चिल्लाते हुए बोलता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। क्या हम दोनों गुड बडीज नहीं हैं? मैं अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से जिंदा हूँ और अब मदद करने की बारी मेरी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगा। टियानले उसके बातें सुनकर खुश हो जाता है और फिर उसको बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो एक साथ चलते हैं। इसके बाद हमें एक गली में एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है और टियानले बेन को बोलता है, याद रखना, कभी उन ज़ॉम्बियों से पंगा मत लेना। अगर तुम किसी तरह उनके करीब पहुंच जाते हो तो फिर डायरेक्ट उनके सर पर हिट करना। ये बोलकर टियानले उस ज़ॉम्बी के सर पे हिट करके उसको गिरा देता है और फिर बेन को लेकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। फिर वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि वो एक्स था और टियानले उस एक्स को उठाने के बाद बेन को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो दोनों सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज होता है और वो सभी लोगों के बॉडीज को खा रहा होता है। टियानले बोलता है, डैम इट, यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। बेन अपने मुंह को कवर करते हुए बोलता है, उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से काटा गया है, मैं तो इतना भी नहीं जानता हूँ कि आखिरकार ये सभी कौन है। तभी उनका नजर सामने के स्टेज के ऊपर पड़ता है जहाँ पर कि उनके कुछ क्लासमेट बिल्कुल सही सलामत होता है और उन सभी को बहुत सारे ज़ॉम्बियों ने चारों ओर से घेर कर रखा हुआ है। क्योंकि उस स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग होता है, इसीलिए वो सभी लोग ज़ॉम्बी से डरकर एक दूसरे को धक्का देते हुए बीच में आने की कोशिश करने लगता है। हमें उनके बीच एक लड़की को दिखाया जाती है जो कि बोलती है, इस तरीके से धक्का मुक्की मत करो वरना हम सभी नीचे गिर जाएंगे। मोटू बोलता है, टियानले देखो, वो तो हमारे क्लास के मॉनिटर हैं, शायद हो सकता है कि जिनू भी उनके साथ ही है। टियानले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इतने सारे ज़ॉम्बियों के बीच में से उन सभी को कैसे बचाऊंगा? तभी उसका नजर दूसरे साइड पे एक बैन के ऊपर पड़ता है। वो तुरंत ही बैन को बोलता है, बैन, मैं ज़ॉम्बियों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कार चला के उन सभी को दूसरे साइड पे लेकर जाऊंगा और तुम इसी मौके का फायदा उठाकर उन सभी को यहाँ से तुरंत ही किसी सेफ जगह पे लेकर जाना। बेन बोलता है, नहीं टियानले, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम अपने जिंदगी को दाव पे लगाकर इतने सारे ज़ॉम्बियों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैं तुम्हें इसे अकेले बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। टियानले बेन की बातें सुनकर थोड़ी देर सोचता है और फिर उसको बोलता है, बड़ी, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है, अगर मैं वापस नहीं आया और तुम्हें शैन्यू मिल जाता है तो फिर इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि तुम्हें उसको मेरे लिए प्रोटेक्ट करना होगा। ये बोलकर टियानले भागते हुए गाड़ी के अंदर जाकर उसको स्टार्ट कर देता है, जिसका आवाज सुनते ही सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागने लगता है। टियानले अपने गाड़ी के स्पीड को तेज करके अपने आगे आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ बेन भागते हुए उन सभी क्लासमेट के पास आता है और उनको बोलता है, आखिरकार तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, अभी के अभी नीचे उतरो। सभी लोग बोलता है, अरे ये तो बेन है, और फिर तुरंत ही नीचे उतरकर वहाँ से भागने लगता है। क्लास मॉनिटर बेन के पास आकर बेन से पूछती है, बेन, क्या तुमने हमें बचाया? बेन बोलता है, नहीं, मैंने ये नहीं किया, वो टियानले ही था, उसने ज़ॉम्बीज को दूर ले जाने के लिए एक कार को ड्राइव किया। क्लास मॉनिटर थोड़ा हैरानी के साथ बोलती है, उस कार को जहाँ टियानले ड्राइव कर रहा था उसके पीछे तो बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ा हुआ है, वो उनके हाथों से तो किसी भी हालत में बचकर भाग नहीं पाएगा।
मुझे तुरंत ही उसके मदद करने के लिए जाना होगा। ये बोलकर वो जाने लगती है कि तभी बेन उसके हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए बोलता है, क्लास मॉनिटर प्लीज, बेहतर होगा कि आप अभी के लिए कोई भी मुसीबत पैदा ना करे। आप बस जल्दी करो और सभी लोगों को लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाओ। मैं खुद जाकर टियन ले के मदद करूंगा। हम बाद में आकर लाइब्रेरी में मिलेंगे। ये बोलकर बेन यहाँ से जाने लगता है और पीछे से मॉनिटर चिल्लाते हुए बोलती है, अपना ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें टियन ले के कार को दिखाया जाता है जिसको कि ज़ॉम्बी ने घेर लिया है और तभी हमें बेन को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। यानी कि वो पहले ही कार से बाहर आ चुका था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। टियन ले वहाँ पर आराम कर ही रहा था कि तभी हमें दिखाया जाता है अचानक उसके तरफ एक हाथ आने लगता है जिसे देखते ही टियन ले तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और उसको काटने ही वाला होता है कि तभी बेन चिल्लाते हुए बोलता है, टियन ले ये मैं हूँ। टियन ले हैरानी के साथ बोलता है, बेन तुम? मैं तो काफी ज्यादा डर गया था। बेन बोलता है, ये मेरा लाइन था क्योंकि तुमसे भी ज्यादा तो मैं डर गया था। टियन ले बेन से पूछता है, क्या सभी क्लासमेट वहाँ से भाग गए? बेन बोलता है, हाँ, हमारे क्लास मॉनिटर उन सभी को लाइब्रेरी के अंदर ले गया और वहीं पे छुप गया। फिर वो आगे बोलता है, टियन ले तुम तो काफी ज्यादा औसम हो, तुम हमारे लिए एक हीरो हो। अगर तुम ना होते तो फिर हम सभी अब तक मर चुके होते। टियन ले बोलता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम सभी को मरने के लिए नहीं सोच सकता। वैसे क्या तुमने शैनू को देखा है? बेन बोलता है, स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग थे इसीलिए मेरे पास उसे इतने जल्दी में ढूंढने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके साथ बहुत सारे असिस्टेंट्स और बॉडीगार्ड हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से वो जहाँ कहीं भी होगा बिल्कुल सही सलामत होगा। टियन ले बोलता है, लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा बड़ा और पूरी तरीके से एक सेफ जगह है, इसीलिए ये इमरजेंसी शेल्टर के लिए बेस्ट है। अगर कोई दूसरे स्टूडेंट भी जिंदा हैं तो फिर वो सभी भी वहीं पे जा सकता है। चलो हम चलकर लाइब्रेरी में उनसे मिलते हैं। ये बोलकर वो दोनों लाइब्रेरी में जाने के लिए निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों सभी ज़ॉम्बियों से छुपते छुपाते धीरे धीरे लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी बेन का पैर किसी चीज से टकरा जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर आवाज होता है और सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान उन दोनों के ऊपर चला जाता है। वो दोनों तुरंत ही भागते हुए लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने चला जाता है और टियन ले दरवाजे को पीटते हुए बोलता है, जल्द से जल्द दरवाजा खोलो और हमें अंदर आने दो। और तभी अंदर से किसी के चिल्लाने के आवाज आता है जो कि बोलता है, कमीनों यहाँ से भाग जाओ, तुम ज़ॉम्बीज को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर बेन चिल्लाते हुए बोलता है, ये मैं हूँ बेन और झाओ टियन ले भी मेरे साथ है। अभी के अभी दरवाजे खोलो और हमें अंदर आने दो, ज़ॉम्बी हमारे पीछे आ रहा है। क्लास मॉनिटर बेन के आवाज सुनकर तुरंत ही भागते हुए गेट के सामने आती है और जो बंदे गेट को नहीं खोल रहा होता है उनको बोलती है वो बेन और टियन ले है, उन दोनों को अंदर आने दो। ये बोलकर वो गेट खोलने ही जा रही होती है कि तभी एक बंदा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, आखिरकार तुम ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम गेट खोलकर हम सबको मरवाना चाहते हो? मॉनिटर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, कियान हाओ, उन्होंने अभी अभी हमें बचाया, क्या हम ऐसे ही उन दोनों को मरने के लिए छोड़ देंगे? दूसरी तरफ बाहर से बेन जोर जोर से दरवाजे को पीटते हुए बोलता है, क्लास मॉनिटर अभी के अभी डोर को ओपन करो, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, ज़ॉम्बीज हमारे बहुत ही ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। मॉनिटर कियान हाओ को धक्का देते हुए बोलती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तभी कियान हाओ मॉनिटर के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है जिसे देखकर बाकी के क्लासमेट उसको बोलता है, कियान हाओ तुम अपने हाथ पार कर रहे हो, तुम हमारे क्लास मॉनिटर को कैसे थप्पड़ मार सकते हो? कियान हाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उनके ऊपर ही चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है बाहर ज़ॉम्बियों के ढेर हैं, अगर वो दरवाजा खोलती है तो फिर उन दोनों का पीछा करते हुए ज़ॉम्बी भी अंदर आ जाएगा और हम सभी के सभी मारे जाएंगे। उसके बातें सुनने के बाद आगे से सभी लोग चुप हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। मॉनिटर जब उनके तरफ देखती है तो वो सभी अपनी नजरें झुका लेती हैं लेकिन वो कियान हाओ के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, कियान हाओ तू बास्टर्ड। लेकिन तभी कियान हाओ उसको धक्का देते हुए बोलता है, अभी के लिए तुम यहाँ पर अपने क्लास मॉनिटर का रौब दिखाना बंद करो, अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर अकेले जा सकते हो, दूसरे लोगों को तुम्हारे साथ शामिल मत करो। बाहर से बेन चिल्लाते हुए बोलता है, कियान हाओ तुमने हमारे क्लास मॉनिटर को थप्पड़ मारने की हिम्मत की, बस तुम मेरा इंतजार करो, एक बार अगर मैं अंदर आ गया तो फिर मैं तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारूंगा। टियन ले ज़ॉम्बियों के साथ फाइट करते हुए बोलता है, अभी के लिए ये सब कुछ बंद करो, चलो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं और इसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। बेन घबराते हुए बोलता है, अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ पर जाएंगे? टियन ले भागते हुए बोलता है, मेरे पीछे आओ। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भागते हुए किसी दूसरे गली के अंदर आ जाता है और बेन टियन ले को बोलता है, टियन ले मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ, वरना हम पकड़े नहीं जाते, मैंने तुम्हें बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया। टियन ले बेन को बोलता है, अपने आप को ब्लेम मत करो, अगर ये ज़ॉम्बीज हमारे पीछे ना भी होता फिर भी कियान हाओ हमारे लिए दरवाजे को नहीं खोलता, यही इंसानों का नेचर है। कियान हाओ ने हमारे खिलाफ एक नफरत को पैदा किया है क्योंकि हर कोई हमेशा उसकी बेइज्जती करता है, मुझे भी हमेशा दूसरों के द्वारा बुली किया जाता है, इसीलिए मैं उसको अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन उसने हमारे क्लास मॉनिटर के साथ जो भी किया उसके लिए मैं इस चीज का बदला जरूर
लूंगा। बेन पूछता है लेकिन अब हम दरवाजे से नहीं जा सकते, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? टियानले बोलता है हम सामने के दरवाजे से तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पर पीछे के दरवाजे तो हैं। फिर टियानले खिड़की से कूदकर अंदर जाकर अंदर से दरवाजे को खोल देता है और बेन को भी अंदर आने के लिए बोलता है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठा हुआ होता है। तभी मॉनिटर के पास एक लड़की आकर बोलती है क्लास मॉनिटर क्या ये अभी भी दर्द कर रही है? वो बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो लड़की कियानहाओ के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कियानहाओ तो सच में एक कमीना है, वो भी उस वक्त उस स्टेज के ऊपर था, लेकिन अब वो टियानले और बेन के लिए दरवाजा तक को भी नहीं खोला। मॉनिटर बोलती है लेकिन मैं दूसरे क्लासमेट के रिएक्शन से काफी ज्यादा निराश हूँ। अगर हर कोई आवाज उठाता तो फिर कियानहाओ का इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की हिम्मत नहीं होता। हर कोई सिर्फ शांत होकर एक दूसरे को देखता रहा। तभी उन दोनों के पास फिर से कियानहाओ आते हुए बोलता है सीतोंग ऐसा एक्ट मत करो जैसे तुम एक संत हो। अगर तुम इतना ही ज्यादा महान हो तो फिर तुम क्यों ज़ॉम्बीज़ को दूर नहीं ले गए? अभी तुम यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम दोनों का शादी हो चुका है और अभी तक तुम दोनों ने एक साथ रातें नहीं गुजारा है। वो लड़की कियानहाओ के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है अपना बकवास बंद करो कियानहाओ, अभी अभी तुमने उसको थप्पड़ मारा और अब तुम उसको इस तरह के बातें भी बोल रहे हो। अभी के अभी हमारे क्लास मॉनिटर से माफी मांगो। कियानहाओ बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि आप यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या तुम्हें अभी लगता है कि तुम हमारे क्लास मॉनिटर हो? मैं तुम्हें अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम ज्यादा रौब ना दिखाओ वरना मैं तुम्हें फिक्स कर दूंगा। इस बात को सुनकर सीतोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है कियानहाओ। इस आवाज को सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि टियानले आकर उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है और वो दूर पीछे को जाकर गिरता है। वो हैरानी के साथ बोलता है टियानले आखिरकार तुम अंदर कैसे आए? बेन सीधा ही आकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उसको गाली देते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए दरवाजे को ना खोलने की? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे वजह से हम दोनों बाहर ज़ॉम्बी के हाथों लगभग मारे जाते? कियानहाओ बोलता है ये सब कुछ मैंने बस हमारे क्लासमेट के लिए किया। फिर वो बेन से दूर होते हुए बोलता है वो ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही था। अगर मैंने दरवाजा खोल दिया होता और वो सभी अंदर आ जाता तो फिर हम सभी मारे जाते। मैंने हम सभी के लिए ही दरवाजे को नहीं खोला। बाकी के लोग बोलता है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। अभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उन ज़ॉम्बियों के हाथों से बचना। ये वक्त यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम लगाने का नहीं है। एक दूसरा बंदा बोलता है वो बिल्कुल सही बोल रहा है और तुम ऑलरेडी अंदर आ चुके हो तो फिर चुप रहो। क्या होगा अगर तुमने उन ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर लिया? बेन कियानहाओ के ऊपर गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है कियानहाओ तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, तुम यहाँ पर क्लासमेट का फायदा उठा रहे हो। कियानहाओ उन क्लासमेट के सामने जाकर एक क्रीपी सा स्माइल देता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सीतोंग आते हुए बोलती है टियानले बेन तुम दोनों तो बिल्कुल सेफ हो, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। टियानले और बेन भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सीतोंग उन दोनों को बोलती है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम दोनों नहीं होते तो फिर हम सभी अब तक ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जा चुके होते। तभी टियानले का ध्यान सीतोंग के गालों के ऊपर पड़ता है जहाँ पर की चोट का निशान होता है। वो गुस्से के साथ कियानहाओ के सामने जाता है और सीधा ही उसके गालों पे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। वो गुस्से के साथ बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लेकिन तभी वो फिर से उसको एक और थप्पड़ लगा देता है और फिर गुस्से के साथ बोलता है कियानहाओ मेरे बातों को ध्यान से सुनो, ये उसके लिए था जो तुमने हमारे क्लास मॉनिटर के साथ किया। अगर तुमने 2 बार से हमारे क्लासमेट को बुली करने की हिम्मत की तो फिर मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट के बाहर उन ज़ॉम्बियों के बीच फेंक दूंगा। मेरे इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग पे घुसा लेना। इस बात को सुनकर कियानहाओ थोड़ा घबरा जाता है और फिर टियानले सीतोंग का हाथ पकड़कर उसको यहाँ से ले जाने लगता है। इस वजह से सीतोंग काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। कियानहाओ गुस्से के साथ बोलता है जाओ टियानले तुम बस इंतजार करना, मैं तुमसे इस चीज का बदला जरूर लूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एक अलग जगह पर जाकर बैठ जाता है और सीतोंग टियानले को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। बेन उसको शर्माते हुए देखकर बोलता है क्लास मॉनिटर आपका गाल तो अभी भी बहुत ही ज्यादा रेड दिखाई दे रहा है, क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? सीतोंग बोलती है अरे नहीं नहीं मुझे अब और बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रही है। लेकिन इसके बाद सीतोंग थोड़ा सेट होते हुए बोलती है पहले जो कुछ भी हुआ इसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम दोनों ने हम सभी को बचाया था लेकिन मैं तुम दोनों को अंदर लाने में नाकामयाब हो गया और बाहर ही इतने बड़े मुसीबत के बीच छोड़ दिया। बेन बोलता है क्लास मॉनिटर इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ उस कायर कियानहाओ की वजह से हुआ जो कि अपने मौत से डर गया। सीतोंग बोलती है मुझे क्लास मॉनिटर मत कहो, मैं अपने ही क्लासमेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं तुम सबका क्लास मॉनिटर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। टियानले बोलता है चाहे जो भी हो लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में हमारे क्लास के मॉनिटर ही रहोगे। बेन भी बोलता है हाँ बिल्कुल हम तुम्हें हमेशा अपना क्लास मॉनिटर मानेंगे। इस बात को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो वहीं पे रोने लगती है। वो रोते हुए बोलती है आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ और मुझे नहीं पता कि कब मुझे एक ज़ॉम्बी खा जाएगा। टियानले बोलता
बोलता है क्लास मॉनिटर चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। सीतोंग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है टियानले तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम क्लास ग्रुप नहीं है। जब तुम मुझे मॉनिटर कहते हो तब मुझे काफी ज्यादा अजीब लगती है, तो इसीलिए आगे से तुम मुझे सीतोंग कह सकते हो। टियानले बोलता है ठीक है और फिर पूछता है सीतोंग क्या तुमने शेनजिनु को देखा है? इस बात को सुनकर सीतोंग अपने मन में सोचते हुए बोलती है मैंने सुना था कि टियानले सीतोंग को लाइक करता है, तो ये बात सच है। वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है और जब वो मुझे दिलासा देता है तब इसका कोई भी मतलब नहीं है, मुझे किसी से भी जलस नहीं है। फिर वो टियानले को बताती है मैंने शेनजिनु और उसके असिस्टेंट को प्लेग्राउंड से भागते हुए देखा, लेकिन बाद में हम अलग हो गए और उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। टियानले बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। सीतोंग उन दोनों से पूछता है टियानले बेन क्या तुम में से कोई मुझे एक सेल फोन दे सकता है? मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, मैं उनसे नहीं मिल सकती, लेकिन अगर उनको न्यूज में पता चला कि हमारे कॉलेज में क्या हुआ तो फिर वो परेशान होकर बीमार पड़ जाएगा। बेन बोलता है हमारे सेल फोन में भी कोई भी सिग्नल नहीं है। टियानले बोलता है ज़ॉम्बीज़ का ये आउटब्रेक ना सिर्फ हमारे कॉलेज में हुआ बल्कि पूरे दुनिया पर हुआ। ज़ॉम्बीज़ ऑलरेडी पूरी जगह पर फैल गया होगा, इसीलिए कम्युनिकेशन कनेक्शन को काट दिया गया होगा। इस बात को सुनकर सीतोंग काफी ज्यादा परेशान होते हुए बोलती है क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स भी? तभी टियानले बीच में उसको रोकते हुए बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हो सकता है कि वो लोग भी हमारे जैसा ही खुद को छुपा लिया हो। अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए जिंदा रहना है, अगर तुम जिंदा रहते हो तो फिर बाद में तुम्हें उनसे मिलने का मौका जरूर मिलेगा। इस बात को सुनकर सीतोंग काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन वो उसके बात को मान लेती है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ उन बाकियों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की एक लड़के को बोलती है शियाओ हाओ मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। वो लड़का भी बोलता है मैं भी। तभी एक और दूसरा लड़का उन दोनों को बोलता है तुम्हें तो खाने के अलावा और किसी चीज की भी परवाह नहीं है। उसके साथ एक और लड़का होता है और वो भी उन दोनों को सुनाते हुए बोलता है अगर तुम दोनों को ज़ॉम्बी से खाए जाने से डर नहीं लगता तो फिर बाहर जाओ और जाकर खाना लेकर आओ। तो वो बंदा यानी कि शियाओ हाओ उन दोनों के ऊपर ही गुस्सा करते हुए बोलता है क्या मैंने तुम दोनों से कोई खाना मांगा? आखिरकार तुम दोनों इतना क्यों उछल रहे हो? सामने वाला बंदा उसको बोलता है अगर तुम्हें भूख लगता है तो फिर चुपचाप इसे सहो और दूसरों के सामने खाने के बारे में बात मत करना, इससे दूसरों को भी भूख लगता है। इसी तरह वो लोग आपस में लड़ने लगता है। तभी दूर से बेन ये देखकर बोलता है आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है? सीतोंग अपने जगह से खड़े होते हुए बोलती है अरे आखिरकार वो लोग इस हालत में भी एक साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते? ये बोलकर वो आगे जाने लगते हैं कि तभी टियानले उसको रोकते हुए बोलता है तुम्हें उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्या तुम भूल गए कि कियान हाओ ने थोड़ी देर पहले तुम्हें थप्पड़ मारा था? अगर तुम उनके बीच जाकर उनके फाइट को रोकने की कोशिश करोगे तो फिर हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर ही टूट पड़े, और अगर इसे रोकने की वजह से वो तुमसे ही खाना मांगने लगे तो फिर तुम क्या करोगे? इस बात को सुनकर सीतोंग सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो आगे और कुछ भी नहीं बोलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट हर एक चीज को उलट पुलट करके खाना ढूंढने लगता है। शियाओ हाओ एक ड्रम को पलटते हुए बोलता है खाना तो दूर की बात, यहाँ पर तो एक बूंद पानी तक नहीं है। तभी उसके साथ वाली लड़की उसको बोलती है क्यों ना हम सेकंड फ्लोर पर जाकर वहाँ पर खाना ढूंढते हैं, क्यूरेटर ऑफिस वहाँ पर है, हो सकता है कि हमें वहाँ पर कुछ खाना मिल जाए। शियाओ हाओ बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। ये बोलकर वो सभी मिलकर ऊपर की तरफ जाने लगता है कि तभी एक बंदा अपने हाथ में डंडा लेकर उसको रगड़ते हुए बोलता है वहीं पे रुक जाओ। एक बंदा जो कि वहाँ पर किताब पढ़ रहा था वो बोलता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके आवाज को सुनकर बेन हैरान होते हुए बोलता है ये तो लिन म्यू है, आखिरकार क्यों वो यहाँ पर क्या कर रहा है? आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट एपिसोड में जिस बंदे ने हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि टियानले की पिटाई किया था ये वही बंदा है। टियानले भी उसको वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जो बंदे ऊपर की तरफ जा रहे थे वो सभी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है लिन म्यू एक फेमस गुंडा है और उनके साथ उनके सभी आदमी भी हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो लड़की शियाओ हाओ को बोलती है शियाओ हाओ चलो हम इसके बारे में भूल जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शियाओ हाओ हिम्मत दिखाकर डरते डरते ऊपर की तरफ जाते हुए बोलता है नीचे कोई भी खाना नहीं है, हम बस ऊपर आकर थोड़ा सा खाना लेना चाहते हैं। वो अपने किताब को बंद करते हुए बोलता है अच्छा, और फिर सीधा आकर शियाओ हाओ के पेट में एक जोरदार लात मार देता है जिसकी वजह से वो लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसके पास आकर उसको बोलती है शियाओ हाओ क्या तुम ठीक हो? लिन म्यू नीचे आते हुए बोलता है तुम सभी बेवकूफों का झुंड मेरे बातों को ध्यान से सुनो, आपसे ये सीधी बाउंड्री लाइन है, ऊपर के सही फ्लोर के ऊपर मेरा कंट्रोल है, अगर तुम में से किसी ने भी इस लाइन को क्रॉस करने की हिम्मत की तो फिर मैं उसको पीट पीट के मार डालूंगा। ऊपर खाना बहुत सारे हैं, अगर तुम भूखे हो और कुछ खाना चाहते हो तो फिर अपने अपने वैल्यूएबल चीजों का इस्तेमाल करके उसे ले सकते हो, या फिर तुम में से कोई ब्यूटीफुल लड़कियां मुझे सर्व करने के लिए राजी हो जाता है तो फिर मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। तभी बेन बोलता है लिन म्यू हम जानते हैं कि तुम हमेशा से बॉसी रहे
हो, लेकिन अब तुम अपने लैपटॉप को ऊपर लेके जा रहे हो ताकि तुम पूरे जगह के ऊपर कब्जा कर सकते हो और सारा खाना ले सकते हो। अब तुम अपने हाथों को पर कर रहे हो। लिनमो उस लड़की के पास जाते हुए बोलता है, तुम क्या सोचते हो ब्यूटी, तुम बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहे हो। तुम्हारे लिए इस तरह के यूजलेस के साथ रहना बहुत ही ज्यादा बेकार के बात है। क्यों ना तुम मेरे पास आ जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम भूखा बिल्कुल भी नहीं रहोगे। वो लड़की उसके हाथ को झटकते हुए बोलता है, कमीने मुझसे दूर हो जा। इस बात से लिनमो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उस लड़की को एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ लगा देता है। फिर उसके बाल पकड़ते हुए बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है। तभी पीछे से सीतोंग बोलती है, लिनमो इस क्लासमेट को अभी के अभी जाने दो। लिनमो उसको घूरकर देखने लगता है और सीतोंग उसको बोलती है, बाहर ऑलरेडी बहुत ही बुरा हालत है। इस हालत में हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। तुम दूसरे क्लासमेट को बुली कैसे कर सकते हो और हमें अलग कैसे कर सकते हो। बाकी के सभी बंदे भी उसका साथ देते हुए बोलता है, हमारा क्लास मॉनिटर बिल्कुल सही है। लिनमो इतना ज्यादा बेशर्म मत बनो। सीतोंग आगे बोलती है, वैसे भी ये लाइब्रेरी तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ के खाने के ऊपर हम सभी का हक है, तो फिर तुम इसके ऊपर अकेले कैसे कब्जा कर सकते हो। लिनमो बोलता है, तुम हमेशा से ही मेरे खिलाफ रहते थे, लेकिन टीचर की वजह से मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं कह पाया। लेकिन इस वक्त सभी टीचर मर चुके हैं और कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आने वाला है। तुम शो अप करना पसंद करते हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें किसी को तुम्हारे बॉडी के पूरे कपड़े को उतारने दूंगा और देखूंगा कि आखिरकार तुम्हारा बॉडी कितना ज्यादा अच्छा है। एक गंजा बंदा आगे आते हुए बोलता है, मेरे क्लास मॉनिटर, क्या इसे तुम खुद करने वाले हो या फिर मैं इसमें तुम्हारा कोई मदद करूँ? इस बात से वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन तभी टियानली उसके आगे आते हुए बोलता है, लिनम्यू इसे यहीं पे बंद करो, हद से ज्यादा दूर मत जाओ। लिनम्यू टियानली को वहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान होता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये तुम हो लूजर, तुम उसको बचाकर यहाँ पर हीरो बनना चाहते हो। लगता है कि कल के पिटाई तुम भूल चुके हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी यहाँ पर तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें क्रिपल बना सकता हूँ। टियानली बोलता है, आज के दिन से पहले मुझे हमेशा से ही तुम्हारे द्वारा बुली किया गया था, लेकिन जैसा कि तुमने कहा ये दुनिया बदल रहा है, तो अब तुम्हारा ये गुंडागर्दी का भी वक्त खत्म हो चुका है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पहले के जैसा जो चाहे वो कर सकते हो। ये बोलते हुए टियानली अपने कुल्हाड़ी को घुमाते हुए बुकशेल्फ के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और फिर उसको एक खतरनाक लुक देते हुए बोलता है, तो फिर तुम आगे बढ़ो और इसे ट्राई करके देखो। टियानली के इस रूप को देखकर लिनमो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके साथ वाले बंदे का तो पसीने छूटने लगता है। एक बंदा बोलता है, बॉस वो कुल्हाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज दिखाई दे रहा है, ये कोई मजाक नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है, ये आदमी कोई पागल हो सकता है, हमें उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। लिनमो वहाँ से जाते हुए बोलता है, हमारे क्लासमेट के रिलेशनशिप की वजह से मैं सेकंड फ्लोर पर जा रहा हूँ और तुम इस फर्स्ट फ्लोर पर ही रहना और हर कोई अपने काम से काम रखना। अगर किसी ने भी कुछ भी चुराने की हिम्मत की तो फिर उसके धुलाई करने के लिए मुझे दोष मत देना। ये बोलकर लिनमो अपने बंदे को लेकर सेकंड फ्लोर पर चला जाता है और वो सभी भी नीचे से उन सबको जाते हुए देखने लगता है। लिनमो ऊपर जाने के बाद गुस्से के साथ अपने बंदों को बोलता है, आखिरकार तुम लोग किसका मुंह देख रहे हो? जाओ और जाकर इस सीढ़ी को ब्लॉक करने के लिए किसी चीज को ढूंढो। अगर तुम में से कोई भी किसी को भी ऊपर आते हुए देखता है तो फिर डायरेक्ट उसको जान से मार डालना। तुम सब तो कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि वो लूजर झाओ टियानली को भी पता है कि अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथ में कुछ हथियार रखना चाहिए। बेवकूफो, अभी के अभी जाओ और जाकर आसपास से कोई पावरफुल हथियार को ढूंढो। वो सभी हाँ बोलकर वैसा ही करने लगता है और तभी हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सीतोंग को चक्कर आने लगती है और बैन उसको पकड़ते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम उन लोगों से डर गए जिस वजह से तुम्हें चक्कर आ रहा है? सीतोंग बोलती है, मैं ठीक हूँ। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि एक इंसान इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम सभी एक ही क्लासमेट हैं, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि कुछ ही घंटों के बाद वो सभी इतना ज्यादा डरावना बन जाएगा। टियानली बोलता है, अगर हर कोई पीसफुली रहता है तो फिर हम सभी एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से पेश आ सकते हैं, लेकिन अगर हम हर वक्त मौत का सामना करते हैं और एक दूसरे के साथ देना छोड़ देते हैं तो फिर कुछ कायल लोग सिर्फ अपने लिए ही जिएगा और दूसरों के कीमत पर जीने के लिए वो कुछ भी करेगा। वो अपने डार्क साइड को एक्सपोज कर देगा। सीतोंग, तुम्हें अब बदलना होगा। अगर तुम अभी भी दूसरों को दिखाने के लिए खुद को आगे बढ़ाओगे तो फिर तुम जरूर अपने लाइफ को रिस्क पे डाल दोगे। बेन बोलता है, चिंता मत करो, टियानली और मैं यहाँ पर हैं, हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। सीतोंग बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लिनमो ने लाइब्रेरी के सारे खाना और पानी के ऊपर कब्जा कर लिया। भले ही हम यहाँ पर छुपे हो, हमारे पास खाने के लिए कोई भी खाना नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर देर सवेर हम तो भूखा ही मारे जाएंगे। टियानली बोलता है, लिनमो के पास बहुत सारे आदमी हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि हम डायरेक्टली उसके साथ भिड़ने ना जाए। उसको परेशान मत करो, वरना हम हार सकते हैं। टियानली की बातें सुनकर वो दोनों ही टियानली की तरफ देखने लगता है कि तभी अचानक सीतोंग के पेट भूख के मारे गुड़गुड़ करने लगती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है।
हैं। वो शर्माते हुए बोलती है मुझे माफ कर देना। टियानले बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को भूख लगा है, चलो खाने के लिए चलते हैं। इस बात को सुनकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो तीनों यहाँ से चला जाता है और तभी हमें एक दूसरे साइड में शेन जिनू को दिखाई जाती है जो कि टियानले को यहाँ से जाते हुए देखती है। एक दूसरा लड़की उससे पूछती है जिनू आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है। जिनू बोलती है नहीं कुछ भी नहीं। इसके बाद हमें फिर से उन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जाते हुए बेन टियानले से पूछता है टियानले आखिरकार हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम कॉरिडोर में खाना कैसे ढूंढ सकते हैं। टियानले बोलता है यहाँ पर खाना नहीं है लेकिन कैंटीन में कुछ तो जरूर होगा, तुम दोनों डोर को गार्ड करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो दोनों ही घबराते हुए बोलता है क्या तुम बाहर जाना चाहते हो, नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कभी नहीं। सीतोंग तुरंत ही उसके पास जाते हुए बोलती है ज़ॉम्बीज़ बाहर हर जगह पे है, तुम्हारे लिए बाहर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दरअसल मैं उतना भी ज्यादा भूखा नहीं हूँ, मैं अभी भी अपने आप को संभाल सकती हूँ। टियानले स्माइल करते हुए बोलता है चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर टियानले बाहर चला जाता है और पीछे से बेन सीतोंग को बोलता है मैं टियानले पर भरोसा करता हूँ, वह पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है और वो जरूर बिल्कुल सही सलामत वापस आएगा। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहा होता है और टियानले उन सभी से बचते बचाते छुप छुप कर खाना ढूंढने के लिए जा रहा होता है। वो एक जगह पर आने के बाद सामने दो बॉडी देखता है और उनके साथ बहुत सारे खाने का सामान भी था। टियानले जाकर वहाँ पर एक बैग को खोलता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे फ्रेश खाना मिलता है। फिर वो अपने रिंग को हिलाते हुए बोलता है स्टार्ट। उसके इतना बोलते ही उसका स्टोरेज स्पेस ओपन हो जाता है जिसके बाद वो तुरंत ही उनमें से जितने भी खाने ज्यादा दिनों तक रखा जा सकता है उन सभी को अपने स्टोरेज स्पेस के अंदर रख देता है और साथ में कुछ पानी का बोतल भी रख देता है। फिर वो बाकी के सामान को बैग के अंदर रख रहा था कि तभी पीछे से उसको गुर्राने की आवाज आता है। जब वो पीछे की ओर घूमकर देखता है तो वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका है। वो ज़ॉम्बी सीधा ही उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो तुरंत ही अपने कुल्हाड़ी को उठाकर उसको मार देता है। फिर जब वो अपने दोनों साइड पे देखता है तब वो देखता है कि दोनों साइड से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके तरफ ही आ रहा होता है और वो उस गली के बीच में फंस चुका है जहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तभी उसका ध्यान सामने के घर के खिड़की के ऊपर पड़ता है। वो तुरंत ही सीधा खिड़की से कूदते हुए उस घर के अंदर चला जाता है। किस्मत से वो सीधा ही जाकर कैंटीन के किचन रूम में पहुंच जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है अरे वाह, लगता है कि आज मेरा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा है। फिर वो उस जगह पर खाना ढूंढने लगता है तो उसको एक टिफिन के अंदर गर्मा गर्म राइस मिल जाता है। फिर हमें इधर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों यानी कि बेन और सीतोंग टियानले के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी वहाँ पर टियानले पहुंच जाता है और दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है जल्द से जल्द दरवाजा खोलो, मैं आ चुका हूँ। बेन उसके आवाज को सुनते ही तुरंत ही जाकर दरवाजा खोल देता है और सीतोंग उसको देखकर सीधा ही जाकर उसके गले से लिपटते हुए बोलती है टियानले फाइनली तुम आ गए। इस बात से टियानले भी थोड़ा शर्माने लगता है और बेन उसको बोलता है तुम्हारे जाने के बाद से सीतोंग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी और कई बार बाहर जाकर तुम्हें ढूंढना चाहते थे। अगर तुम जल्दी वापस नहीं आते तो फिर शायद मैं उसको रोक नहीं पाता। टियानले बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से तुम इतना ज्यादा परेशान हो गए। वेल तुम्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगी होगी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये बोलकर टियानले उस टिफिन को बाहर निकालता है और वो दोनों उसे देखते ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है अरे वाह राइस। टियानले बोलता है हाँ, लेकिन खाने में मैं तुम दोनों का मदद नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो सभी खाना स्टार्ट कर देता है और सीतोंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है इस वक्त मैं हॉट राइस खाकर बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रही हूँ। बेन बोलता है मुझे नहीं पता था कि राइस इतना ज्यादा डिलीशियस हो सकता है। इसके बाद टियानले उन दोनों को पानी का बोतल देते हुए बोलता है मैं जब बाहर गया था तब मैंने देखा कि बाहर ज़ॉम्बीज़ पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया है। आगे चलकर हमारे लिए खाना ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसीलिए अब हमें खाने के एक एक दाने का मजा लेना होगा और पानी को भी बचा बचा कर पीना होगा। इसके अलावा हमें ये किसी को भी पता नहीं लगने देना है कि हम लोगों के पास खाना है, वरना हम सभी लोगों के टारगेट बन जाएंगे। सीतोंग बोलती है लेकिन हमारे क्लासमेट का क्या, वो सब भी तो भूखे होंगे। बेन बोलता है आगे से तुम उन लोगों के ऊपर दया मत दिखाना। टियानले ने इस खाने के लिए अपने जान जोखिम में डाला, अगर हम इसे हर किसी के लिए बांटता फिरेंगे तो फिर हर एक के लिए एक बात भी नहीं होगा और अगर हम भूखे रहते हैं तो फिर कोई भी हम लोगों का परवाह नहीं करेगा। सीतोंग बोलती है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारे चावल है, हम इसका क्या करेंगे। बेन बोलता है हमें इसे छुपाना होगा, लेकिन आखिरकार हम इसे छुपाएंगे कहाँ। टियानले बोलता है ये तो बहुत ही आसान है। जो सुनकर वो दोनों ही हैरान होता है और हैरान होते हुए बोलता है टियानले आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। टियानले उस टिफिन को पैक करके बाहर ही रख देता है क्योंकि बाहर ना तो कोई आएगा और ना ही कोई उस टिफिन को देखेगा। बेन बोलता है टियानले ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, कोई भी ज़ॉम्बीज़ के डर से इस गेट से बाहर नहीं आएगा, हम शाम को दोबारा यहाँ पर वापस आ सकते हैं और इसे खा सकते हैं। टियानले बोलता है ठीक है चलो अब अंदर चलते हैं, वरना ज्यादा देर
देर तक बाहर रहने की वजह से किसी को हम पर शक हो सकता है। इसके बाद वो तीनों ही अंदर आ जाता है और अंदर सभी लोग भूख के मारे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। कोई तो चिल्लाने भी लगता है। तभी पीछे से कोई आते हुए बोलता है, आखिरकार तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम सभी को बहुत ही ज्यादा भूख लगा होगा, है ना? हमें दिखाया जाता है कि वो लिनमो होता है। वो बोलता है, चलो आखिरकार तुम सभी मेरे क्लासमेट हो, तुम ऊपर आ सकते हो और मुझसे मदद मांग सकते हो, मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा। सीतोंग उसके बातें सुनकर बोलती है, लिनमो एक नंबर का कमीना है, वो जरूर किसी को इम्प्रेस करने की वजह से यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। टियानले बोलता है, बेहतर होगा कि हम अपने काम से काम रखें, जब तक वो हमसे पंगा नहीं लेता है तब तक हमें भी उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। और तभी लिनमो बोलता है, अरे ये तो शेन जिन्यू है, हमारे सुपरस्टार। ये सुनते ही टियानले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लिनमो शेनू के पास जाकर बोलता है, तुम्हें तो पता है कि मैं ऊपर ही था, लेकिन तुम ऊपर मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? मेरे पास खाना और पानी दोनों ही है, अगर तुम मेरे साथ ऊपर चलते हो तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी बुरा महसूस करने नहीं दूंगा। बेन टियानले को बोलता है, टियानले वो तो तुम्हारे गॉडेस है, वो भी यहीं पर थी, लेकिन हमने उसे पहले क्यों नहीं देखा? लेकिन टियानले आगे से कुछ भी नहीं बोलता है और सीतोंग उसको देखने लगती है। जीनू के साथ वाले लड़की लिनमू को बोलता है, माफ करना, जीनू काफी लंबे समय से भूखा है, अगर तुम हमें थोड़ा खाना और पानी देते हो तो फिर हम तुम्हारे बहुत ही एहसानमंद होंगे। वो अपने बंदे को इशारा करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, अगर उसे कभी किसी भी चीज की जरूरत हुई तो फिर बस मुझे बोलना, खाना पानी तो दूर की बात, अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो फिर मैं उसको हर एक चीज दूंगा। वो लड़की खाना लेते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिनमो जीनू के पास जाकर बोलता है, जीनू यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि गड़बड़ कर रहा है, तुम्हारे जैसे लड़की के लिए यहाँ पर रहना खतरनाक है, दूसरे लोग आसानी से तुमसे तुम्हारे खाने को छीन सकता है। मेरे साथ ऊपर जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। जीनू बोलती है, लिनमो हमें खाना पानी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इन लोगों के साथ यहीं पे रहना चाहती हूँ। लिनमो जीनू के हाथ पकड़ते हुए बोलता है, शर्माओ मत, बस मेरे साथ चलो। लेकिन वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मुझे जाने दो। उसका साथ वाला लड़की भी लिनमो को बोलती है, हे तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारी वजह से उसको चोट लग सकती है। दूसरी तरफ टियानले उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए नहीं जाता है। लिनमो गुस्से के साथ उस लड़की को बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? ये मेरे और जीनू के बीच के मैटर है, अगर तुम में से कोई भी मेरे बीच में पड़ने की कोशिश की तो फिर मैं उसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा कर दूंगा। जीनू अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए उसको एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, लिनमो तुम कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? तुम्हें कभी मत सोचो कि अगर तुम मुझे कुछ खाना दे दोगे तो फिर मैं तुम्हारे बातों को मानने लग जाऊंगी। अगर तुमने दोबारा से मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो फिर ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये लो तुम्हारे खाना, मुझे तुम्हारे खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो उनके खाने को उनके तरफ फेंक देता है। लिनमो गुस्से के साथ उसको गाली देते हुए बोलता है, तुम सिर्फ एक सी लिस्ट स्टार हो, ऐसा प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम इस तरीके से कितने देर तक रह सकते हो, बाद में तुम जरूर मेरे पास आओगे और मुझसे मदद के लिए भीख मांगोगे। ये बोलकर वो अपने बंदे को लेकर यहाँ से चला जाता है। वो चश्मे वाली लड़की उसके पास आते हुए बोलती है, जीनू क्या तुम ठीक हो? जीनू बोलती है, सिस्टर हुआ, अब ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ऊपर हम यकीन कर सकते, अब हमें अपनी खुद के दम पर ही रहना होगा। हमें बैन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि जीनू इतने साफ दिल वाली लड़की है, वो तो सच में हमारे कॉलेज के गॉडेस हैं। टियानले बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि सभी एक्टर्स आगे बढ़ने के लिए अपने खूबसूरती का इस्तेमाल करेगी? उनमें से बहुत हैं जो कि कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ती हैं। सीतोंग टियानले से पूछती है, आखिरकार तुमने जाकर उसकी मदद क्यों नहीं की? अगर तुम एक हीरो के तरह जाकर उसको बचाते तो फिर जीनू जरूर तुम्हें पसंद करने लगेगी। टियानले बोलता है, दरअसल मैं ये भी देखना चाहता था कि आखिरकार वो लिनमू के साथ जाना चाहती है या फिर नहीं। अगर वो सच में ऊपर चली जाती तो फिर शायद मैं उसको नापसंद करता, लेकिन ठीक है, अब मुझे उसके बारे में एक नया समझ मिला है। सीतोंग बोलती है, इस वक्त एक औरत अपने आप को बेबस और बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रही है। अगर इस वक्त तुम उसके पास जाते हो और इस हालात में उसको दिलासा देते हो तो फिर शायद तुम उसको जीत सकते हो और वो भी अपने आप को तुम्हें सौंप दे। टियानले बोलता है, वो एक सुपरस्टार है, लेकिन मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। आखिरकार मेरे पास ऐसा क्या हो सकता है जो कि उसको मुझसे चाहिए होगा? बेन उसको धक्का देते हुए बोलता है, आखिरकार कौन जानता है, बस तुम जाओ, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा चांस है। टियानले भी उसके पास जाने लगता है, लेकिन घबराहट के मारे उसके पसीने सूखने लगता है। जीनू और सिस्टर हुआ उसे अपने पास आते हुए देखकर उसको हैरानी के साथ देखने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा कर हकलाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? जीनू टियानले की तरफ बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और तभी सिस्टर हुआ टियानले के सामने आते हुए बोलती है, मुझे माफ कर देना, जीनू पहले से ही बहुत ही ज्यादा थकी हुई है, उसको आराम करने की जरूरत है। अगर तुम सच में उसकी कोई मदद
करना चाहते हो तो फिर प्लीज बस उसको परेशान मत करो। टियानली बोलता है मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ कोई भी बुरा करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा खाना और पानी देने के लिए आया हूँ। सिस्टर हुआ जोर से चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। उसके बाद पूरा होने से पहले ही टियानली उसको चुप करने के लिए बोलता है और बैग में से थोड़ा सा खाना और पानी बाहर निकल कर जीनू को देने लगता है। लेकिन जीनू उसे ना लेकर सिर्फ टियानली को घूर कर देख रही थी क्योंकि उसको लग रही थी कि वो भी उसके साथ लिनमो के जैसा ही करने वाला है। टियानली बोलता है प्लीज प्लीज मुझे इस तरीके से मत देखो, मैं लिनमो के जैसा कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मेरा और कोई भी दूसरा इरादा नहीं है। फिर वो उस खाने को नीचे रखते हुए बोलता है इसे थोड़ा आराम से बचा कुचा कर खाना और याद रखना कि दूसरों को इसके बारे में पता ना चले। जिसके बाद टियानली यहाँ से चला जाता है। सिस्टर हुआ उस खाने को उठाकर जीनू को देते हुए बोलती है जीनू इसे खा लो, लेकिन जीनू अभी टियानली को देखे जा रही थी। इसके बाद हमें सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिनमो को एक बंदा बोलता है बॉस ये आदमी तुमसे मिलना चाहता है। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि कियानहाओ होता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। लिनमो कियानहाओ को देखकर बोलता है कियानहाओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कियानहाओ बोलता है मिस्टर लिन आप जानते हैं कि हम पहले भी एक दूसरे के साथ काफी अच्छे रहे हैं, मैं विनती करता हूँ कि इस बार आप मुझे अकेला ना छोड़े, प्लीज आप मुझे अपने लिए काम करने दे। अगर आप मुझे कुछ बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। लिनमो बोलता है मेरे पास पहले से ही मेरे बहुत सारे लोग हैं, वैसे तुम्हें गिनने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे बस 1 बजे बताओ कि मैं तुम्हें आखिरकार अपने साथ काम पर क्यों रखूं। कियानहाओ बोलता है उस कमीनी शेंजी ने ऊपर आने से इनकार कर दिया, इसमें उसका ही नुकसान है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे कि उसको पाना बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस चूजे को आपके पास लेकर आऊंगा। इसके बाद हमें जीनू को दिखाई जाती है जो कि टियानली का दिया हुआ खाना खा रही थी। सिस्टर हुआ जीनू से पूछती है जीनू क्या तुम उस लड़के को जानते हो, ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम उसे जानती हो। जीनू बोलती है क्या तुम्हारा मतलब झाओ टियानली से है, हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, हम बस क्लासमेट हैं। सिस्टर हुआ बोलती है वो हमारे साथ खाना शेयर कर रहा था जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक क्लासमेट करता है और उसने सिर्फ हमारे साथ शेयर किया, आखिरकार उसने खाना दूसरों को क्यों नहीं दिया। जीनू बोलती है मैं इसके बारे में नहीं जानती। सिस्टर हुआ बोलती है जीनू मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से ही मेरे बहन की तरह देखती हूँ, तुम्हारे लिए मुझे कुछ कहना है लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। जीनू स्माइल करते हुए बोलती है ठीक है सिस्टर हुआ आप कह सकते हैं। सिस्टर हुआ बोलती है तुम देख सकते हो कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं लेकिन इंसान उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, खास करके तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की के लिए। इस वक्त तुम्हारे सभी फायदे तुम्हारे लिए बुरी किस्मत ला सकती है, मैं बस एक लड़की हूँ, अगर मैं सच में ऐसा करना चाहती हूँ तो फिर भी मैं तुम्हारे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि तुम एक आदमी को ढूंढो और उसके ऊपर डिपेंड रहो। जीनू बोलती है सिस्टर हुआ मैं जानती हूँ कि आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है, लेकिन अगर अपने आप को बचाने के लिए मुझे अपने बॉडी को बेचना पड़ता है तो फिर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सिस्टर हुआ बोलती है अरे नहीं नहीं मैं लिन म्यू के बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, आखिरकार मैं कैसे उस बुरे गधे को आपका फायदा उठाने दे सकती हूँ। जीनू पूछती है तो फिर अब किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टर हुआ बोलता है तुम झाओ टियानली के बारे में क्या सोचते हो। इस बात को सुनकर जीनू थोड़ा शर्माने लगती है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें टियानली को दिखाया जाता है। वो बेन के पास आकर बेन को बोलता है आखिरकार सीतोंग इतना नाखुश क्यों दिखाई दे रही है, क्या तुमने उसको कुछ कहा। बेन बोलता है वो मेरे वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे वजह से नाखुश है। टियानली बोलता है क्या मेरी वजह से। बेन अजीब से हरकत करते हुए बोलता है टियानली क्या तुम्हें आसपास के हवा में जलने की बू नहीं आ रहा है, तुम तो प्यार के फीलिंग्स को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा स्लो हो। दूसरी तरफ सीतोंग उसको तिरछी नजर से देख रही होती है। बेन बोलता है क्या तुमने ध्यान नहीं दिया, जब से तुमने जीनू को खाना दिया तब से ही हमारे क्लास मॉनिटर थोड़ा नाखुश है। जलस बंधु जलस, इसे जलस कहते हैं। सीतोंग शर्माते हुए बोलती है बेन आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बेन बोलता है अरे अरे मैंने तो बस इतना कहा कि टियानली एक बहुत ही अच्छा आदमी है लेकिन उसके आंखें थोड़ा अंधा है, उसको ये दिखाई नहीं दे रही है कि एक ब्यूटीफुल डॉल हमारे क्लास मॉनिटर से बेहतर नहीं है जो सुंदर दयालु और इतना ज्यादा भोली है। सीतोंग बोलती है अभी क्या अभी अपना बकवास बंद करो, और तभी अचानक उनको ऊपर से कुछ गिरता हुआ सुनाई देता है और वो सभी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। टियानली भागता हुआ सामने आकर जब देखता है तो उसको सामने एक लड़की दिखाई देती है जो कि ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लिया है। कोई बोलता है अरे ये तो वही लड़की है जिसको कि कियानहाओ ने अभी अभी ऊपर लेकर गया, मैंने देखा कि उसने 2 लड़की को अपने साथ लेकर गया था लेकिन आखिरकार दूसरी लड़की को क्या हुआ, कितना बेचारा लड़की है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि उन कमीनों के झुंड ने इनके साथ क्या किया
होगा, उसने अपने जान ले ली होगी क्योंकि वो ये सब सह नहीं पाया। लिनमू तो एक राक्षस है। तभी लिनमू ऊपर से उस लड़की को गाली देते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें खाना पानी दिया क्योंकि मैं बस इतना चाहता था कि तुम मुझे सर्व करो। आखिरकार तुम्हारी जैसे लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की, तुम इसी के लायक हो। कियान हाओ बोलता है, ये लड़की दिखने में उतना भी ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ये तो आपके पैरों के मसाज करने के भी लायक नहीं है। मिस्टर लिन, वहाँ पर अभी बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं उनमें से कुछ बाद में आपके लिए लेकर आऊंगा। टियान लिन उनके बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ बोलता है, कमीनो, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से के साथ लिनमो को सबक सिखाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी बेन उसको रोकते हुए बोलता है, टियान ले, तुम्हें इसे थोड़ा आराम से लेना चाहिए। क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा कि वो लोग बहुत सारे हैं, अगर हम इस हालत में उनके साथ कोई पंगा लेते हैं तो फिर हम हार सकते हैं। लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिसके बाद वो अपने शर्ट को उतारकर उस लड़की के बॉडी के ऊपर देकर उसको ढकते हुए बोलता है, लड़की तुम अब शांति से रहो, मैं झाओ टियान ले, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जिन लोगों ने तुम्हारा मर्डर किया है उन सभी को इसका बदला चुकाना होगा, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लिनमो गुस्से के साथ बोलता है, झाओ टियान ले, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। फिर वो अपने बंदे को बोलता है, आखिरकार तुम लोग क्या देख रहे हो, नीचे जाओ और जाकर उसको मारो। वो सभी हाँ बोलकर जाने लगता है। तभी कियान हाओ बोलता है, मिस्टर लिन, हम इस समय कुछ ज्यादा ही दूर जा रहे हैं, वो सभी तुम्हारे फादर के वजह से तुमसे डरता है, लेकिन अभी के इस इमरजेंसी सिचुएशन में हम उनको हरा नहीं पाएंगे अगर वो सभी एक साथ मिलकर हमारे तरफ भाग कर आए, इसीलिए बेहतर होगा कि हम अगली बार कोई मौका ढूंढे। लिनमो काफी ज्यादा गुस्सा तो होता है, लेकिन वो टियान ले को धमकी देते हुए बोलता है, झाओ टियान ले, मेरे बात को ध्यान से सुनो, जल्दी या बाद में मैं तुम्हें जरूर अपने घुटने पे ला दूंगा। टियान ले बोलता है, वो मौका तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है। जिसके बाद वो सभी अपने अपने जगह पे चला जाता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सब लोग आराम से सो रहा था। लेकिन तभी अचानक टियान ले को बहुत ही तेज आवाज सुनाई देने लगता है, कोई बहुत ही जोर जोर से दरवाजे को पीटते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके वजह से टियान ले का आंखें खुल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इस वजह से और भी कुछ लोगों की नींद टूट जाता है और वो सभी मिलकर दूसरों को जगा रहा होता है, क्योंकि वो सभी बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहा था। इसीलिए टियान ले चिल्लाते हुए बोलता है, सब लोग शांत हो जाओ और जल्द से जल्द जाकर दरवाजे को अच्छी तरीके से ब्लॉक कर दो ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। सभी लड़के बुक शेल्फ को उठाकर दरवाजे को ब्लॉक करो और लड़कियां चेयर को लेकर आओ। वो सभी ऐसा ही करने लगता है और तभी टियान ले बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, शिट, बैक डोर में कोई भी नहीं है, उधर से भी ज़ॉम्बीज आ सकता है, हमें जल्द से जल्द जाकर उस डोर को भी ब्लॉक करना होगा। ये बोलकर वो भागते हुए जाने लगता है कि तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, बचाओ। हमें दिखाया जाता है कि जिस लड़की ने सुसाइड किया था वो अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और सब लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। सीतोंग बोलती है, अरे नहीं, क्या वो सिर्फ एक लाश नहीं था, आखिरकार वो एक ज़ॉम्बी में कैसे बदल सकती है। बेन बोलता है, मैंने फिल्मों में देखा था एक इंसान तब तक ज़ॉम्बी में नहीं बदलता है जब तक कि ना उसे कोई ज़ॉम्बी काट लेता हो। मुझे लगता है कि जब वो बाहर थी तब उसे किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा, लेकिन उस वक्त ज़ॉम्बी वायरस उसके ऊपर असर नहीं किया होगा। वो लड़की सभी लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है और सभी लोग उससे डरकर भागने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का नीचे गिर जाता है, जिसे देखते ही वो लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है और वो लड़का घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे मत काटो। लेकिन तभी टियान ले पीछे से आकर अपने कुल्हाड़ी से उसको मार देता है और फिर तभी टियान ले और बाकी के सभी को पीछे के दरवाजा टूटने की आवाज आता है। जब वो सभी पीछे घूमकर देखता है तो वहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाता है। वो सभी घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे भागो, पीछे के दरवाजे से ज़ॉम्बीज अंदर आ रहा है। टियान ले चिल्लाकर बोलता है, बेन, सीतोंग को प्रोटेक्ट करो। बेन ठीक है बोलकर सीतोंग के सामने आ जाता है और बाकी के सभी उन ज़ॉम्बीज से डरकर भागने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को पकड़ लेता है और उन सभी को खाना स्टार्ट कर देता है, जिससे बाकी के सभी डरकर एक दूसरे को धक्का देते हुए सेकंड फ्लोर के ओर जाने लगता है। टियान ले बोलता है, दूसरों को धक्का मत दो वरना मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वो सभी टियान ले की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और एक दूसरे को धक्का देते हुए सबसे पहले भागने लगता है। एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, क्यूरेटर ऑफिस वहाँ पर है, वहाँ पर जाओ और जाकर छुप जाओ। वो सारे लोग दरवाजे को पीटते हुए बोलता है, अभी दरवाजा खोलो और हमें अंदर आने दो। लेकिन हमें अंदर लिनमो और उनके बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे को ब्लॉक करके रखा हुआ है। वो लोग बोलता है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम लोग कहीं और पे जाओ। लिनमो भी चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ से चले जाओ, अगर तुम लोग ज़ॉम्बीज से काट कर मरना नहीं चाहते हो। हमें जीनू को दिखाया जाती है जिसे कि सभी लोग धक्का देते हुए भाग रही थी। जीनू बोलती है, सिस्टर हुआ, प्लीज मेरी मदद करो, और तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जीनू जब उसको देखती है तो वो टियान ले होता है। टियान ले बोलता है, मेरे पीछे आओ, ऊपर जाने का कोई भी फायदा नहीं है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो फिर हम सिर्फ ज़ॉम्बी के हाथों से मरने का इंतजार ही कर सकते हैं। मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें सेफली बाहर लेकर जाऊंगा।
जिनू बोलती है ठीक है, और तभी बेन टियान लेई को अपने तरफ बुलाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पांचों दूसरे डायरेक्शन में भागने लगता है। बेन बोलता है टियान लेई वो देखो सामने एक एग्जिट है। टियान लेई उन सभी को लेकर एक कमरे के अंदर जाता है और फिर वहाँ के दरवाजे को लॉक कर देता है। दरअसल वो सभी भागता हुआ लड़कों के टॉयलेट में आ गया है। बेन बोलता है आखिरकार हम लोग लड़कों के टॉयलेट में क्यों आ गए, मुझे लगा कि ये रास्ता बाहर की ओर जाता है। सिस्टर हुआ उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम सच में हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो, आखिरकार तुम हमारे स्कूल के रास्ते को कैसे नहीं जान सकते हो। दरअसल मैं साल में शायद ही कभी लाइब्रेरी में आता हूँ, इसीलिए मुझे लाइब्रेरी में आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता है। और तभी उनके दरवाजे के सामने भी ज़ॉम्बी पहुंच जाता है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। सीतोंग बोलती है अब हम क्या करें। सिस्टर हुआ रोते हुए बोलती है मैं मेल टॉयलेट में मरने के बजाय कहीं और मरना पसंद करूंगी, ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक है। तभी टियान लेई कुछ सोचने लगता है और फिर उन सभी को बताता है ऐसा लगता है कि आसपास के सभी ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होकर लाइब्रेरी के अंदर आ चुका है। मेरे हिसाब से इस वक्त बाहर बहुत ही कम ज़ॉम्बीज होगा। फिर वो बेन को अपने पास बुलाते हुए बोलता है बेन इधर आओ, मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूँ और तुम देखो कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है। बेन बाहर की तरफ देखकर खुश होते हुए बोलता है बाहर कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं है और वहाँ पर प्लेग्राउंड में एक गाड़ी भी खड़ी है। टियान लेई बोलता है ठीक है, सबसे पहले तुम खिड़की से बाहर जाओ और फिर हमें पकड़ो। बेन ठीक है बोलकर बाहर चला जाता है और फिर टियान लेई बाकी के तीनों को बोलता है तुम तीनों सबसे पहले जाओ, मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा। सीतोंग जिनू को बोलती है तुम सबसे पहले जाओ। जिनू टियान लेई को शुक्रिया बोलती है और इस वजह से टियान लेई शर्माने लगता है और फिर वो जिनू को ऊपर उठाकर खिड़की से बाहर पुश करने लगता है। पीछे से सिस्टर हुआ बोलती है टियान लेई हालांकि तुम हमारी मदद कर रहे हो लेकिन तुम इस मौके का फायदा नहीं उठा सकते। टियान लेई बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो एक एक करके उन दोनों को ही बाहर भेज देता है, जिसके बाद वो सीतोंग को बोलता है सीतोंग अब तुम्हारा बारी। सीतोंग बोलती है अगर मैं चली गई तो फिर तुम्हारे बारे में क्या, ये खिड़की बहुत ही ऊंची है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके मदद से तुम ऊपर आ सकते हो, तो फिर तुम अकेले बाहर कैसे आओगे। टियान लेई बोलता है चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। सीतोंग बोलती है मुझे पहले जानना है, बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। पीछे से ज़ॉम्बीज और भी जोर जोर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और टियान लेई जबरदस्ती करते हुए बोलता है अब इस तरह बरबराना बंद करो, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। सीतोंग बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ पर रहने दो और तुम्हारी मदद करने दो। टियान लेई गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है ये सीतोंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी हमारे क्लास मॉनिटर हो और तुम्हें हमारे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार तुम क्या हो, क्या तुम ज़ॉम्बी के खिलाफ फाइट कर सकते हो। अगर मैं अकेला रहता हूँ तो फिर शायद मैं उन सभी को संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो फिर तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ ही बनोगे। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मेरे लिए और भी ज्यादा मुसीबतों को बढ़ा रहे हो, तुम मेरे लिए और मुसीबत मत बनो ठीक है। टियान लेई के मुंह से इस तरह के बातें सुनकर सीतोंग के आंखों से आंसू आ जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करते हुए बोलती है ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें कुछ कहना है। टियान लेई बोलता है हाँ कहो। सीतोंग टियान लेई के गालों पे किस करते हुए बोलती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और फिर रोते हुए बोलती है मुझसे वादा करो तुम जिंदा वापस आओगे और हमसे जरूर मिलोगे। टियान लेई बोलता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन अब तुम जल्दी करो। फिर वो सीतोंग को ऊपर उठाने लगता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ देता है। टियान लेई तुरंत ही भागता हुआ जाकर अपने पूरी ताकत के साथ दरवाजे को ब्लॉक करके रखने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ सीतोंग बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है टियान लेई नहीं। टियान लेई बोलता है जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। सीतोंग बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, लेकिन वो बाहर आ जाती है। अंदर से टियान लेई चिल्लाते हुए बोलता है बेन मेरे लिए इंतजार मत करो, बस तुम उन सभी को यहाँ से जल्द सही सलामत लेकर जाओ। स्कूल को छोड़कर किसी सेफ प्लेस पर जाकर छुप जाओ, मैं डेफिनेटली तुम सभी को ढूंढ लूंगा। बेन बोलता है टियान लेई अपना ख्याल रखना। सीतोंग बोलती है याद रखना कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, और फिर वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलती है टियान लेई उम्मीद करता हूँ कि तुम बिल्कुल सही सलामत होगे। लेकिन दूसरी तरफ टियान लेई बोलता है सीतोंग मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मैं अब और तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि सभी ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और टियान लेई के आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगता है। टियान लेई बोलता है नहीं मैं अभी इस वक्त हार नहीं मान सकता, मुझे उनके लिए अभी और भी वक्त चाहिए। ये बोलकर वो उस जगह से पीछे हटकर ज़ॉम्बीज से दूर आ जाता है, लेकिन सभी ज़ॉम्बीज दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे कि वो अपने कुल्हाड़ी की मदद से मारने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान हमें बाहर उसके बाकी के दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि गाड़ी के अंदर जाकर सही सलामत बैठ जाता है और बेन गाड़ी को स्टार्ट करने ही वाला होता है कि तभी सीतोंग उसको रोकते हुए बोलती है हम अभी नहीं जा सकते, हमें उसके बाहर आने तक इंतजार करना चाहिए। सिस्टर वो बोलती है क्यों, क्या होगा अगर हम उसके इंतजार करते रहे और वो हमें दिखाई ना दे लेकिन ज़ॉम्बीज बाहर आ जाए। इस वक्त लाइब्रेरी बिल्कुल एक टाइम बम के जैसा है, सिर्फ गॉड ही जानता है कि किस वक्त वो ज़ॉम्बीज बाहर आने लगेगी। अगर वो बाहर आने लगे तो क्या ये
ऐसा नहीं होगा कि हम ज़ॉम्बी से काटे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि अब तक झाओ टियानलाई जिंदा भी हो सकता है। इस बात को सुनकर जिनू थोड़ा गुस्से के साथ बोलती है, सिस्टर हुआ, आखिरकार आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। बेन बोलता है, मैं भी टियानलाई की बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहा हूँ, लेकिन उसने हमें जल्द से जल्द स्कूल को छोड़ने और किसी सेफ जगह पे छुपने के लिए कहा। अब सभी ज़ॉम्बीज अंदर हैं और यही हमारे बचने का सिर्फ आखिरी मौका है, वरना बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगा। बेन के मुंह से इस तरह के बातें सुनकर सीतोंग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम इंतजार नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, मैं अकेले ही उसके लिए यहाँ पर इंतजार करूंगी। बेन उसको रोकते हुए बोलता है, गाड़ी से बाहर मत निकलो, टियानलाई ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है, इसीलिए मुझे तुम्हारी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए और मैं तुम्हें मारे जाने के लिए कभी वापस जाने नहीं दूंगा। मुझे यकीन है कि टियानलाई को ये सब कुछ करने से पहले कुछ तो मिला होगा, इसीलिए अगर तुम सच में टियानलाई की फिक्र करते हो तो फिर तुम बिल्कुल ऐसा ही करो जैसा कि टियानलाई ने कहा और उसको हमारे लिए फिक्र करने मत दो। सीतोंग रोते हुए बोलती है, लेकिन वो अकेले इतने सारे ज़ॉम्बीज का सामना कैसे कर सकता है। बेन बोलता है, सीतोंग प्लीज उस पर यकीन करो, वो टियानलाई है। उसके बातें सुनकर सीतोंग मान जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। इसके बाद वो चारों गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से चला जाता है और हमें अंदर उसी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो सभी ज़ॉम्बीज मरा पड़ा हुआ होता है, यानी कि टियानलाई ने सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत ही तेज बारिश हो रहा होता है और टियानलाई अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में अपने खाने वाले बैग को लेकर इतने बारिश में बाहर प्लेग्राउंड से चल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक चलते चलते वो वहीं पे गिर जाता है और तभी उसको सिस्टम का आवाज आता है जो कि बोलता है, वार्निंग वार्निंग, एरर फाउंड किया गया है। ऑब्जेक्ट जीरो के बॉडी के अंदर बहुत ही तेजी से वायरस बायो इन्फेक्ट कर रहा है। प्लीज जितने जल्दी हो सके आप अपने बॉडी में वायरस एवोल्यूशन को इंजेक्ट कीजिए, वरना आप बहुत जल्दी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। टियानलाई स्माइल करते हुए बोलता है, मैं सोच रहा था कि मैं इस मटेरियल का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इसे इस्तेमाल करने का मौका मुझे इतने जल्दी मिल जाएगा। फिर वो अपने रिंग को हिलाते हुए बोलता है, स्टार्ट, और फिर उसका स्टोरेज स्पेस ओपन हो जाता है, जिसके बाद वो उस लिक्विड को बाहर निकालते हुए बोलता है, क्या ये लिक्विड सच में काम करेगा, क्योंकि ये कोई वैक्सीन नहीं बल्कि एक वायरस है। क्या होगा अगर मैंने इसे इंजेक्ट करने के बाद ठीक होने के बजाय एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गया। फिर वो उसे इंजेक्ट करते हुए बोलता है, वैसे भी मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मुझे एक चांस लेकर देख लेना चाहिए। ये बोलकर वो उसे इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन कुछ देर तक इंतजार करने के बावजूद कुछ भी नहीं होता है। टियानलाई बोलता है, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या ये एक्सपायर हो चुका है। लेकिन तभी उसको एक जोरदार झटका लगता है और उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। वो बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रांसफॉर्म होने जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है, जिसके बाद हमें सीधा ही सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की धूप भी निकल चुका है और आसमान भी पूरी तरीके से साफ हो चुका है। टियानलाई अपने आंखें खोलते हुए बोलता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर वो तुरंत ही उठकर अपने बॉडी को देखते हुए बोलता है, मेरे बॉडी में तो कोई भी म्यूटेशन या कोई भी जख्म नहीं है, ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ अंगूठी मुझे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है। सिस्टम बोलता है, प्लीज मुझे हॉनरेबल वर्चुअल गॉड सिस्टम कहिए होस्ट। टियानलाई बोलता है, हाँ मेरे हॉनरेबल वर्चुअल गॉड सिस्टम, मैं गलत था, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। सिस्टम बोलता है, नंबर 0, आप ऑलरेडी सक्सेसफुली एक प्राइवेट सोल्जर में इवॉल्व हो चुके हैं। कैपेबिलिटी लेवल्स स्ट्रेंथ 18, एजिलिटी 16, डिफेंस 17, लाइफ रिकवरी 8 और स्टोरेज स्पेस लेवल 3 पे अपग्रेड हो चुका है। ये सुनकर टियानलाई बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, एक प्राइवेट सोल्जर, अगर मैं फर्स्ट क्लास में इवॉल्व हो चुका हूँ तब तो मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, है ना। सिस्टम बोलता है, आप इसे कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, एक इवॉल्वर के लिए 19 लेवल होता है। फिर वो टियानलाई को सारे लेवल के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद वो उसको एक एग्जाम्पल देते हुए बोलता है, अगर एक क्लास में 19 स्टूडेंट हैं तो फिर आप उनमें से सबसे लास्ट में आते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास एक पोजीशन है। टियानलाई गुस्से के साथ बोलता है, क्या बकवास है, क्या मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ, तुमने पहले सेवियर के बारे में क्या कहा था, अगर मैं इतना ही ज्यादा कमजोर हूँ तो फिर मैं इस दुनिया को कैसे बचा सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। सिस्टम बोलता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बेसिक प्राइवेट से इवॉल्व होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार डाला है, इसीलिए आपको प्राइवेट में प्रमोट कर दिया गया है। दरअसल ये आपके लिए एक स्पेशल बोनस है, इससे ज्यादा मत मांगिए, अब से आपको अपने दम पर सब कुछ करना होगा। हर बार जब आप एक ज़ॉम्बीज को मारेंगे तो फिर आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और जब आप 150 एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठा कर लेंगे तब आप नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट हो सकते हैं। टियानलाई बोलता है, 150 एक्सपीरियंस पॉइंट, इसका मतलब तो मुझे 150 ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा। मेरा सिस्टम ब्रदर, क्या पॉइंट्स को थोड़ा कम नहीं किया जा सकता है। सिस्टम बोलता है, मैं बहुत ही फेयर और रीजनेबल हूँ, कोई भी बात
बार्गेनिंग नहीं चलेगा। शुक्रिया। ठीक है यंग मैन, इंसानियत के भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है, आगे बढ़ो और फाइट करो। मैं सोने जा रहा हूँ। टियानले बोलता है, अरे रुक जाओ, सोने मत जाओ, मुझे अभी भी तुमसे बहुत सारे सवाल पूछना है। हमेशा की तरह मैं मेरे बातों को पूरा कर पाता इससे पहले ही चला जाता है। आखिरकार ये इतना जल्दबाजी में क्यों रहता है? इसने बस इतना कहा है कि मैं इवॉल्व होने के बाद स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। मुझे एक बार इसको टेस्ट करके देखना चाहिए। ये बोलकर वो पास के एक स्टोन पिलर के ऊपर जाकर पास मार देता है और उसके एक ही पंच से उस स्टोन पिलर के टुकड़े हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान होते हुए बोलता है, अगर एक प्राइवेट सोल्जर इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है तो फिर एक मार्शल कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर बेन को इसके बारे में पता चला तब तो वो उछलने लगेगा। इसके बाद वो उसी लाइब्रेरी के अंदर जाने लगता है, ये देखने के लिए कि वहाँ पर कोई जिंदा बचा है या फिर नहीं। जब वो आकर सेकंड फ्लोर पर देखता है तब वो देखता है कि वहाँ पर लिनमू और उसके कोई भी लोग नहीं होता है, वो सभी यहाँ से भाग चुका है। फिर वो वहाँ पर बाथरूम को देखकर बोलता है, अरे वाह, हमारे क्यूरेटर ने तो यहाँ पर सच में काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। उन्होंने यहाँ पर तो सब कुछ सजा कर रखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर नहा सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो नहा लेता है और फिर नहाने के बाद आराम से टीवी पर न्यूज देखने लगता है, जहाँ पर कि उसी ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बताया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट है वो बताया जाता है कि जो भी इस न्यूज को देख रहा है वो सभी लोग अपने अपने जगह पे सेफ रहे और चिंता बिल्कुल भी ना करे। गवर्नमेंट ने आप सभी को रेस्क्यू करने के लिए आर्मीज को भेज दिया है और बहुत सारे सर्वाइवर बेस को भी बनाया जा रहा है। बहुत जल्दी हमारे आर्मी आपको लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस न्यूज को सुनकर चोयगंग बोलता है, बहुत बढ़िया। एक बार जब गवर्नमेंट और आर्मी सर्वाइवर बेस बनाना शुरू कर दिया है तो फिर जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सभी का बचने का चांस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और तभी अचानक वहाँ पर टियानले को किसी का आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनते ही टियानले अपने कुल्हाड़ी को लेकर उस जगह पे पहुंच जाता है। जब उसके दरवाजे को खोलता है तब सामने से एक लड़की बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलती है, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। यूनसुंग उस लड़की को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और उस लड़की को बोलता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे देखो, मैं एक इंसान हूँ, कोई ज़ॉम्बी नहीं। वो लड़की टियानले को देखती है और टियानले आगे बोलता है, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो लड़की टियानले के सामने जोर जोर से रोने लगती है। यूनसुंग उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, लगता है कि वो काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। और फिर उससे पूछता है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और तुम वहाँ पर क्यों छुपे हुए थे? वो लड़की बताती है, मैं चेंग याओ, एक आर्ट स्टूडेंट हूँ। कल मैं मेरे सहेली के साथ लाइब्रेरी में किताब लेने के लिए आई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं थी कि अचानक इस तरीके से ज़ॉम्बी चारों ओर फैल जाएगी। हम दूसरों के साथ हॉल में छुपे हुए थे और हम बहुत ही ज्यादा डरे हुए भूखे प्यासे थे। फिर कियान हाओ आए और हमसे मिले। उसने हमें कहा कि वो हमें लियान हाओ के पास ले जाएगा और उससे कुछ खाने के लिए मांग कर देगा। कियान हाओ हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर स्टूडेंट हैं और हम उस वक्त काफी ज्यादा भूखे भी थे, इसीलिए हमने उसके बातों को मान ली। लेकिन हमारे ऊपर पहुंचने के बाद लिन म्यू और उसके लोगों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। मेरी सहेली इसे सहन नहीं कर पाई और उसने ऊपर से कूदकर अपने जान दे दी। यूनसुंग अपने मन में भूलता है, तो ये वही कल वाली लड़की थी। वो लड़की आगे बोलती है, उसके बाद अचानक ज़ॉम्बी अंदर आ गए और मैं इसी ऑफिस में लिन म्यू और उसके दोस्तों के साथ छुपी हुई थी। बाद में उन लोगों को जब बाहर कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दिया, इसीलिए वो लोग रस्सी के साथ पर्दे को बांधकर वो सभी लोग बाहर निकल गए। लेकिन पर्दे से बंधी हुई रस्सी तब टूट गई जब आखिरी बंदा आधे रास्ते पर पहुंचा था। मैं खिड़की से कूदने के लिए बहुत ही ज्यादा डर गई थी और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं उस रूम के अंदर छुप गई थी। टियानले गुस्से के साथ बोलता है, कमीनों का एक झुंड, आखिरकार वो लोग इस तरीके से एक लड़की को छोड़कर यहाँ से कैसे भाग सकता है? वो लड़की बोलती है, वैसे मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। टियानले बोलता है, मैं झाओ टियानले हूँ। वो लड़की हैरान होते हुए बोलती है, तुम झाओ टियानले हो? क्या वो तुम ही थे जो कल लाइब्रेरी में कियान हाओ को थप्पड़ मारा था और लिनमू को सबक सिखाया था? फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। हर कोई उस वक्त लिनमू से डरकर भीगी बिल्ली बन गया था, सिर्फ तुम ही कल खड़े होने और वापस लड़ने की हिम्मत की। टियानले हंसते हुए बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चेंग याओ शर्माते हुए बोलती है, लेकिन उस वक्त तुम कपड़े पहने हुए थे और अब मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाई। टियानले इस बात को सुनकर तुरंत ही एक तकिए से अपने आप को कवर करते हुए बोलता है, सॉरी, मैंने बस थोड़ी देर पहले शॉवर लिया था और मैं कपड़े पहनना भूल गया। फिर वो अपने कपड़े पहनते हुए बोलता है, वैसे तुमने कल से कुछ नहीं खाया होगा है ना? फिर वो अपने पास से खाना और पानी निकल कर उसे देते हुए बोलता है, मेरे पास थोड़ा सा खाना और पानी है, तुम सबसे पहले इसे खा लो। चेंग याओ खाने को देखकर रोते हुए टियानले को शुक्रिया बोलती है। टियानले बोलता है, अरे रो मत, मैं लड़कियों के आंखों से आंसू निकलता हुआ नहीं देख सकता। चेंग याओ बोलती है, माफ करना, दरअसल मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे मिला। वैसे
वैसे क्या मैं जाकर थोड़ा सा नहा सकती हूँ? मैं बहुत ही लंबे समय से कमरे के अंदर बंद थी, पसीने से लथपथ, मुझे बहुत ही ज्यादा बदबू और चिपचिपा महसूस हो रही है। टियानले बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम नहा सकते हो। इसके बाद चियानियाओ नहाने के बाद बाहर आ जाती है और वो टियानले को देखकर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। टियानले जो सोफे में बैठकर टीवी देख रहा था वो पीछे की ओर घूमकर बोलता है क्या तुम्हारा नहाना हो गया? लेकिन टियानले भी उसे ऐसे कपड़ों में देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। वो अपने मुंह को घुमाते हुए बोलता है बस तुम अब कुछ खा लो। चियांगयाओ हाँ बोलकर ब्रेड को हाथ में लेती है और फिर उसे देखते हुए वो फिर से काफी ज्यादा रोने लगती है, जो देखकर टियानले बोलता है आखिरकार तुम फिर से क्यों रो रहे हो? मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी जो तुम्हारी तरह रोना पसंद करती हो। चियांगयाओ बोलती है सॉरी, दरअसल मैं ये सोच रही थी कि मेरे सहेली सिर्फ थोड़ा सा खाने के लिए अपना जान दे दिया, ये मेरी ही गलती थी। अगर मैं कियानहाओ के बात नहीं मानती तो फिर उसके साथ ऐसा कभी नहीं होती, मैंने ही उसका हत्या कर दिया। टियानली बोलता है नहीं, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं थी। कियानहाओ और लिनमो वो दोनों ही बहुत ही बदमाश था। इसके अलावा तुम्हारे सहेली पहले से ही एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, अगर वो नहीं मरती तो भी वो इन्फेक्शन की वजह से वैसे भी जी नहीं पाती। चियांगयाओ टियानली को पकड़ लेती है और दोबारा से रोते हुए बोलती है बाहर हर जगह पे ज़ॉम्बीज है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार कहाँ जाना है और आगे क्या करना है। टियानली शर्माते हुए बोलता है तुम्हें इतना डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने एक ब्रॉडकास्ट किया जहाँ पर कि उन्होंने बताया उन लोगों ने एक सर्वाइवर बेस बनाया है, अगर हम एक बार उस जगह पर पहुँच जाते हैं तो फिर हम सेफ रहेंगे। मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों ने भी ये खबर सुनी होगी और मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर गया होगा, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। चियांगयाओ खुश होते हुए बोलती है तुम मुझे ले जाना चाहते हो? टियानली बोलता है बिल्कुल, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है तो फिर मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चियांगयाओ बोलती है नहीं, मेरे पास और कोई भी प्लान नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। टियानली अपने बैग में से एक कपड़े को बाहर निकालते हुए बोलता है ये वो कपड़े हैं जिसको कि मैंने डॉर्मेट्री से लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आखिरकार ये तुम्हारे बराबर होगी या फिर नहीं, चाहो तो तुम इन्हें ट्राई कर सकते हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक याओ टियानली को किस कर लेती है, जिस वजह से टियानली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो शर्माते हुए बोलता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? याओ बोलती है टियानली तुमने मेरी जान बचाई और मेरे पास इसके बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे अपने आप को देने के अलावा। इस बात को सुनकर टियानली को एक जोरदार झटका लगता है और उसके पसीने भी सूखने लगता है। वो बोलता है लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कॉस्ट्यूम ड्रामा देख लिया, तुम्हें इस वक्त इस तरह के मजाक नहीं करना चाहिए। याओ बोलते हैं मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ, जब तक कि न तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस बात को सुनकर टियानली और भी ज्यादा शर्माने लगता है और शर्म के मारे उसके बॉडी से धुआं निकलने लगता है। याओ पूछती है क्या तुम शर्मा रही हो? क्या तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं आई? फिर वो अचानक बोलती है एक मिनट, क्या ये तुम्हारे फास्ट किस है? टियानली घबरा कर अपने मन में बोलता है अरे नहीं मैं तो पकड़ा गया। फिर वो उसको बोलता है नहीं नहीं, जब मैं छोटा था तब मुझे बहुत सारे आंटियों ने किस किया था। याओ बोलती है चेहरे पर किस करना, इसे तो हम रियल किस नहीं कहते हैं ना, तो इसका मतलब सच में ये तुम्हारा पहला किस था। टियानली जब तुम इस तरीके से शर्माते हो तब तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हो। टियानली बोलता है ठीक है, तुम्हें मस्का लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी कहीं से कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगता है, जो कि बोलता है क्या बाहर कोई है? हम ब्रॉडकास्टिंग रूम के अंदर है, प्लीज कोई आकर हमारी मदद करो। टियानली इस आवाज को सुनने के बाद बोलता है क्या स्कूल में अभी भी लोग जिंदा हैं? या पूछती है क्या तुम उन्हें जाकर नहीं बचाने वाले हो? टियानली बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सभी बेवकूफ ब्रॉडकास्टिंग करके आसपास के ज़ॉम्बियों को सिर्फ और सिर्फ अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इससे तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हमें उन ज़ॉम्बियों को दिखाया जाता है जो कि उस आवाज को सुनने के बाद उसी ओर जाने लगता है। दूसरी ओर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो लोग बोलता है आखिरकार अब हम क्या करेंगे? वो ज़ॉम्बीज तो दरवाजे को तोड़ने वाला है, हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, हम मरना नहीं चाहते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर टियानली आ चुका है और वो खिड़की से उन लोगों को देखते हुए बोलता है इस तरफ देखो। वो सभी लोग टियानली को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हो? आखिरकार कोई हमें यहाँ पर बचाने के लिए आ ही चुका है। टियानली बोलता है चुप हो जाओ, बिल्कुल भी शोर मत मचाओ वरना ज़ॉम्बीज अट्रैक हो जाएगा। टियानली पूछता है आखिरकार अंदर क्या चल रहा है? एक बंदा बोलता है यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज है और वो लोग दरवाजा तोड़ रहा है, जल्द से जल्द तुम हमें बचाने के लिए कुछ करो। टियानली अपने पास से एक रस्सी को बाहर निकलकर उन लोगों को देते हुए बोलता है इस रस्सी को कहीं पे बांधकर तुम सभी लोग एक एक करके नीचे आ जाओ और कोई भी शोर बिल्कुल भी मत मचाना। वो सभी ठीक है बोलकर रस्सी को खिड़की के साथ बांधकर एक एक करके नीचे आने लगता है और लास्ट में एक चश्मे वाला लड़का होता है जो कि रस्सी से उतरने से काफी ज्यादा घबराने लगता है और तभी अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट जाता है, जिसकी वजह से वो एक जोरदार चीख मारते हुए नीचे गिर जाता है।
है और उसके चिल्लाने की वजह से सभी जॉम्बिस इस तरफ अटैक हो जाता है। टियानले उन जॉम्बिस को देखकर बोलता है, शिट, गया काम से, अभी कभी यहाँ से भागो। एक बंदा बोलता है, पार्किंग लॉट की तरफ चलो, हम वहाँ से तुरंत ही निकल सकते हैं। सभी लोग तुरंत ही जाकर वहाँ पर एक कार को देखकर जल्दबाजी में कार के अंदर घुस जाता है और वहीं पे टियानले उस चश्मे वाले लड़के को रोकते हुए बोलता है, लड़की को सबसे पहले जाने दो। वो लड़का बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं उतरूंगा, कभी नहीं। कार के अंदर से एक बंदा बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारा ही गलती है, तुम्हारे वजह से जॉम्बिस को हमारे बारे में पता चल गया, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उतर जाओ, वरना तुम्हारे वजह से हम सभी के सभी मारे जाएंगे। पीछे से याओ टियानले को बोलती है, टियानले उन्हें जाने दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। टियानले बोलता है, नहीं, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम उन लोगों के साथ ही जाओ, एक बार जब तुम्हें रेस्क्यू टीम मिल जाएगा तब तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। या बोलती है, टियानले जरा उधर देखो, तुमने अभी अभी उन सभी का जान बचाया, लेकिन कार में बैठते ही उन सभी ने हमें छोड़ दिया और वो अब एक सीट के लिए आपस में ही लड़ रहा है। अगर बाई चांस रास्ते में कुछ हो गया तो फिर ये लोग मुझे अकेले छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का दूसरों के कोई भी परवाह नहीं है, इन लोगों को तो सिर्फ अपना परवाह है। इन लोगों के साथ रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे तो बेहतर मैं तुम्हारे साथ रहकर खतरा उठाना पसंद करूंगी। इस बात को सुनकर टियानले सोच में पड़ जाती है और उधर से जॉम्बी भी आने लगती है। या बोलती है, टियानले उन लोगों को बोलता है, बच बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से, तुम लोग बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज हो, काश मैं तुम लोगों को नहीं बचाया होता। वो बंदे सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है और फिर टियानले भी याओ को लेकर यहाँ से दौड़ते हुए दूसरी ओर भाग जाता है। इसके बाद हमें एक शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि याओ टियानले के लिए खाना पका कर लाते हुए बोलता है, डिनर तैयार है। टियानले उन खाने को देखकर बोलता है, वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। या बोलती है, इस स्टोर में सिर्फ फ्रोजन फ्रूट ही है, इसीलिए मैंने कुछ सॉसेस और फिश बाउल को जोड़ दिया और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार ये खाने में अच्छा होगा या फिर नहीं। टियानले बोलता है, तब तो इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, थैंक यू सो मच, तुम भी एक बाउल ले लो और मेरे साथ में ही खा लो। या बोलती है, यू आर वेलकम, तुम मेरे मैन हो, ऑफ कोर्स इसीलिए मुझे तुम्हारा देखभाल करना चाहिए। इस बात को सुनकर टियानले बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपना मुंह से सारा खाना थूक देता है। वो शर्माते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा मैन, तुम इस तरह की बकवास नहीं कर सकते। या बोलती है, क्या हम एग्री नहीं हुए थे, मैं रिपे करने के लिए अपने आप को तुम्हें सौंप दूंगी। टियानले बोलता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते च्यांग याओ, मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि मैं तुम्हारे पास आया था और मैं तुम्हें देखने के बाद इस तरीके से मरने के लिए तो नहीं सोच सकता था, इसलिए तुम्हें मुझे रिपे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम समझ गए। या बोलती है, मैं समझ गई, लेकिन मैं लाइक करती हूँ। टियानले, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हारी वुमेन बनना चाहती हूँ। ये बोलते हुए वो अपने होठों को आगे करने लगती है ताकि टियानले उसे किस करे। आगे टियानले उसको अपने से दूर करते हुए बोलता है, च्यांग याओ ऐसा मत करो। इस बात से याओ थोड़ा अपसेट होते हुए बोलती है, टियानले क्या तुम मुझे हेट करते हो। टियानले बोलता है, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज दोबारा मत रोना। या पूछती है, तो फिर आखिरकार तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो। टियानले बोलता है, दरअसल मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे कि मैं पसंद करता हूँ। या बोलती है, क्या वो सीतांग है, यही वजह है कि तुमने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जान को भी जोखिम में डाल दी। टियानले बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसको प्रोटेक्ट किया क्योंकि वो हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है, वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में कोई भी लव फीलिंग नहीं है। या थोड़ा सीरियस लुक देते हुए बोलती है, तो फिर आखिरकार कौन है वो। टियानले शर्माते हुए बोलता है, वो शैन जिन्यू है। या बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, क्या शैन जिन्यू सुपरस्टार वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। टियानले बोलता है, मैं सिर्फ एक गरीब लड़का हूँ, आखिरकार वो मेरा गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, सिर्फ मुझे ही उस पर क्रश है। या बोलती है, मैं इसे पहले से ही जानती थी। जो सुनकर टियानले सदमे में। या आगे बोलती है, मेरा मतलब है कि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंट की जरूरत है, जॉम्बी के सामने सभी गरीब या अमीर बिल्कुल एक बराबर है। टियानले, मुझे पता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं हो, मुश्किल वक्त पर हीरो अपेयर होता है और तुम्हारे अंदर ग्रेटनेस दिखाई देता है, मेरा मतलब है कि तुम भी किसी हीरो से कम नहीं हो, तुम्हारे लिए तो बहुत सारी लड़कियां मरती होंगी, जिन्यू की तो दूर की बात है। टियानले अजीब तरीके से हंसते हुए बोलता है, इस तरीके का मजाक मत करो, तुम्हारे बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं रॉयल हरम के साथ एक एम्परर बनूंगा। या सीरियस होते हुए बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, जब से लाइब्रेरी में ये सब कुछ हुआ है मैंने महसूस किया है कि इस वक्त हर एक चीज में ताकत है। अगर एक वुमेन सर्वाइव करना चाहती है तो फिर उसको एक मैन के ऊपर ही डिपेंड रहना होगा, वरना या तो उसे जॉम्बी के द्वारा खा लिया जाएगा या फिर दूसरों के द्वारा बुली किया जाएगा। तो जब तक कि ना तुम मुझे छोड़ देते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगी। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं तो फिर मैं तुम्हारी साइडकिक भी बन सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी धोऊंगी और खाना भी पकाऊंगी, मैं तुम्हारी पर्सनल मेड बनकर रहूंगी, जब तक कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ मैं खुश रहूंगी।
क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो? टियानले बोलता है बकवास बंद करो, भले ही तुम मेरे लिए खाना ना पकाओ या फिर कपड़े ना धो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। या बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है क्या सच में? टियानले तुम तो बहुत अच्छे हो। ये बोलकर वो उसके गालों पर किस कर लेती है। टियानले चिल्लाते हुए बोलता है मेरा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। या बोलती है अरे घबराओ मत, मैंने तो बस तुम्हारे चेहरे पर किस किया। हे भगवान टियानले तुम्हारे नाक से तो खून बह रहा है, तुम अपने चेहरे के इनोसेंट के साथ बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हो। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों उसी शॉप के पार्किंग लॉट पर आया होता है। टियानले सामने के गाड़ियों को देखते हुए बोलता है अरे वाह, इस शॉप के बॉस तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, उसके पास तो बहुत सारे गाड़ियां हैं। या मजाक करते हुए बोलती है शायद वो हमारे स्कूल मास्टर का रिश्तेदार है। इसके बाद वो टियानले को एक एसयूवी कार के बारे में बताती है, जो सुनकर टियानले बोलता है लगता है कि तुम गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। या बोलती है बिल्कुल, मैं गाड़ियों का सुपर फैन हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से एक गाड़ी लेकर निकल चुका है और गाड़ी को याव ड्राइव कर रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज ड्राइव कर रही थी, जिस वजह से टियानले बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। या बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है कितना अच्छा फीलिंग है, क्या शानदार व्यू है, ये गाड़ी तो बहुत ही अमेजिंग है। टियानले घबराते हुए बोलता है मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम एक आर्ट गर्ल के अलावा एक ड्रग रेसिंग ड्राइवर भी हो। या बोलती है मेरी सबसे बड़ा सपना हाईवे पर एसयूवी रेसिंग करना है और अब जाकर मेरा ये सपना पूरा हो चुके हैं। मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन आखिरकार हमें कहाँ जाना चाहिए? वो सर्वाइवर बेस कहाँ पर है? टियानले बोलता है रुको मुझे मैप देखने दो। टीवी उस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब था और स्टेशन लोकेशन देने से पहले ही वो बंद हो गया था। ये बोलकर फिर वो दोनों ही एक साथ मैप को देखने लगता है और तभी अचानक उनके सामने 3 बंदे आ जाता है। या अचानक उन लोगों को अपने सामने देखकर किसी तरह गाड़ी को बैलेंस करते हुए ब्रेक मार देती है। उन तीनों में से एक लड़की होती है जो कि बोलती है अरे दरवाजा खोलो और हमें अंदर आने दो, हम फाइनली बाहर तो आ गए, लेकिन आपने अगर हमें अंदर आने नहीं दिया तो फिर हम मारे जाएंगे। आप हमें इस तरीके से छोड़कर ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए नहीं देख सकते है ना? या बोलती है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रही है? और टियानले तो कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि टियानले को उन लोगों को यहाँ पर इस तरीके से देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उन तीनों को गाड़ी के अंदर ले लिया है। वो लड़की खुश होते हुए बोलती है ज़ॉम्बीज़ हमारे बहुत ही ज्यादा करीब था, भगवान का शुक्र है कि हम आपसे मिले। फिर वो आगे टियानले से पूछती है लड़के आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर हर जगह पर ज़ॉम्बीज़ है, बेहतर होगा कि हम खुद को मुसीबत में ना डाले। टियानले के कुछ ना बोलने पर वो फिर से बोलती है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। टियानले थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम लोग हाईवे में क्या कर रहे हो? वो लड़की बोलती है हम फैमिली है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मेरा छोटा भाई है। उस लड़की का भाई थोड़ा बुरा फेस बनाकर बैठा हुआ होता है और वो कोई भी बात नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोलता है हेलो, दरअसल हम लोग बाहर घूमने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक ज़ॉम्बियों का आउटब्रेक हो गया। हम लोग एक कार को चलाते हुए हाईवे की ओर भाग आए, लेकिन हमारा कार टूट गया, चारों ओर केओस फैला हुआ था, हम सिर्फ कार के अंदर ही छुपे रह सकते थे, लेकिन जब हम तुम लोगों को आते हुए देखा तब हम मदद के लिए बाहर आ गए। लेकिन टियानले को उनके ऊपर थोड़ा शक होता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।